हेलो गाइस, मानवा हब हिंदी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। डेली माहवा कंटेंट को हिंदी में देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। 6 घंटे बाद एक्सपेडिशन का कंटिन्यूएशन शुरू हुआ। ब्यॉन पहले से ही अपने पैरों पर खड़ा था और बाकी टीम के साथ अपना रास्ता जारी रखा। एडमन ने कहा कि यह अच्छा था कि स्पष्ट रूप से सिर्फ एक ही रास्ता था। ब्यॉन ने सोचा कि हालांकि रास्ता काफी घुमावदार था, लेकिन इस लोकेशन में उन्हें सिर्फ मैप पाथ के साथ चलना था। उनका मैं टास्क उन मॉन्स्टर्स को मारना था जो दीवारों से बाहर निकलते थे, और वे इस काम को काफी आसानी से हैंडल कर रहे थे। ब्यॉन, मीशा और बाकी लोग सभी। प्रोटैगनिस्ट ने यह भी नोट किया कि ज्यादातर लोकल मॉन्स्टर्स 8th रैंक के थे और इस जगह को पास करना ब्लडी सिटाडेल से ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता था, जहां 7th रैंक के नाइट्स होते थे। इसी समय मीशा और कार्लसन उन बेयर लाइक मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे जो उन पर फ्यूरियस अटैक कर रहे थे। कुछ देर बाद एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसमें हाइपोथर्मिया के एबनॉर्मल स्टेट के बारे में बताया गया। कोल्ड रेजिस्टेंस के बिना कैरेक्टर्स की एजिलिटी 30% रिड्यूस्ड हो गई थी और आइस एलिमेंट से होने वाला डैमेज डबल हो गया था। कार्लसन ने जोर से चिल्लाकर जेंसा को सावधान रहने को कहा। उसने चिल्लाकर कहा कि डिबफ की वजह से ब्लोज का शॉक ज्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा था। तभी जेंसा ने चिल्लाकर कहा कि अब उसे समझ आया कि स्पेशल रीजन क्या होता है। वे एक दूसरे की पीठ से सटे खड़े थे, पूरी ताकत से लड़ते हुए। ब्यॉन ने पीछे देखते हुए मन ही मन शाप दिया, वे इतना वाइन क्यों कर रहे थे। उसने सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे उनके साथ थे या नहीं। इसी बीच ब्यॉन अपनी मेज से सब कुछ तहस नहस करता रहा। 4 घंटे बाद वे एक न्यू लोकेशन पर पहुंचे। एडमन ने कहा कि ये आइस ऑर्क्स होने चाहिए क्योंकि उनकी स्किन वाइट थी। उनके सामने ऑर्क्स की विशाल मूर्तियां थीं जो आइस में जमी हुई थीं और हर एक फाइटिंग स्टांस में खड़ा था, अपने वेपन्स को कसकर पकड़े हुए। कार्लसन ने हैरानी से पूछा, क्या ये वाकई ऑर्क्स हैं? तभी एडमन ने उसे बताया कि चिंता न करें क्योंकि वे सभी सिर्फ रैंक 7 के थे। जेंसा ने हॉरर में पूछा, क्या हमें वाकई इनसे भी लड़ना होगा? एडमन मुस्कुराया और कहा कि उसके ख्याल से उन्हें वहां किसी रीजन से फेंका गया था। ये कहते ही आइस में जमे हुए ऑर्क्स में से एक की आंखें खुल गईं जो रेड ग्लो करने लगीं। तीनों क्रीचर्स जो लंबे समय से आइस में फंसे थे अब फ्री हो चुके थे और अपने वेपन्स को ब्यॉन और उसकी टीम के मेंबर्स की तरफ पॉइंट कर रहे थे। ये सब इन मॉन्स्टर्स के लाउड स्क्रीम्स और क्राइज से अकम्पनीड था। एडमन ने आह भरते हुए पूछा कि क्या वे उसे खुद को अच्छी तरह देखने तक नहीं देंगे। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ने जोर से चिल्लाकर कहा कि कोई पैनिक न करे और लाइन बनाए रखे। प्रोटैगनिस्ट समझ गया था कि इस तरह मीशा के लिए उन पर नजर रखना आसान होगा। जेंसा और कार्लसन ने तुरंत हामी भरते हुए कहा कि वे ऐसा ही करेंगे। इसी समय ब्यॉन ने अपने शील्ड से अपने बॉडी को कवर किया, मॉन्स्टर्स के अप्रोचिंग अटैक का इंतजार करते हुए। प्रोटैगनिस्ट ने जोर से चिल्लाकर कहा कि वे एडवांस कर रहे थे और अटैक को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। ब्यॉन ने सोचा कि वह नहीं जानता था कि माफिया का गोल क्या था, लेकिन शायद माफिया बिना किसी सेकंड थॉट के रिफ्ट को क्लियर करना चाहती थी। ऑर्क्स ब्यॉन की तरफ दौड़ते रहे, जो उनकी तरफ रश करते हुए ये सोच रहा था कि किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। वह फ्यूरियस चिल्लाया और अगले ही पल उसका शील्ड और एक विशाल ऑक का हैमर कॉन्फ्रंटेशन में टकरा गए। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि यह सबसे अच्छा चांस था कुछ ट्राई करने का, इसलिए वह सभी कार्ड्स रिवील नहीं करेगा। एक ऑक जिसके हाथों में एक्स था उसे सीधे कार्लसन और जेंसा की तरफ पॉइंट करते हुए उनके बीच की ग्राउंड को तोड़ दिया, जिसकी वजह से उन्हें अलग अलग डायरेक्शंस में जाना पड़ा। एडमन ने मीशा से पूछा कि वह अभी भी वहां क्यों खड़ी थी और अपने लवर की मदद के लिए नहीं भाग रही थी। मीशा ने उसे जवाब दिया कि कोई नहीं जानता कि उनके पीछे से क्या बाहर आ सकता है, और फिर कहा कि ब्यॉन उसका लवर नहीं था। एडमन अपना क्रॉसबो तैयार करने लगा और कहा कि अभी बहुत जल्दी था। इसी बीच एक्स के ब्लो से आई वेव काफी स्ट्रांग होने की वजह से कार्लसन अपनी पीठ के बल गिर गया। यही हिडन पर्पस था जिसके लिए प्रोटैगनिस्ट ने मीशा से बैटल में शामिल न होने को कहा था। बैटलफील्ड की सिचुएशन देखते हुए जहां जेंसा और कार्लसन इन बड़े ऑर्क्स के सामने कुछ अपोज नहीं कर पा रहे थे, एडमन ने कॉन्फिडेंस से कहा कि लगता है ये लोग किसी काम के नहीं हैं, इसलिए अपैरेंटली उसे ही काम करना होगा। इसके बाद एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसमें बताया गया कि एडमन यूफर्ड ने आयन हीरो अराइडन को कॉल किया था। केव के डोम के नीचे एक विशाल बेर प्रकट हुआ जिसके सिर पर एक स्पेशल हेडड्रेस सजा था जो हेलमेट जैसा दिखता था। बेर तुरंत उन एनिमीज की तरफ हरी करने लगा जो उसके मास्टर को थ्रेटन कर रहे थे। ब्यॉन ने सोचा कि उसे नहीं पता था कि एडमन एक समना था। बेर तुरंत अपने हिंद लेग्स पर खड़ा हो गया और उस ऑक पर अटैक कर दिया जिसने अभी अभी जेंसा और कार्लसन पर अटैक किया था। ऑक ने एक सरप्राइज एक्सक्लेमेशन किया, जिसके बाद बेर के हैवी पॉ ने उस मॉन्स्टर के चीक पर प्रहार किया, उस बीस्ट के माउथ से फैंग्स बाहर निकाल दिए। अब ब्यॉन समझ गया कि एडमन एक राइफलमैन होते हुए भी सोलो एक्सप्लोर कैसे कर पाता था। ऑक और बेर एक दूसरे को पकड़े हुए फाइट में उलझ गए, एक दूसरे को ओवरपावर करने की कोशिश कर रहे थे।
प्रोटैगनिस्ट ने इसे सरप्राइज और शॉक के साथ देखा, ये सोचते हुए कि एडमन वह था जो माफिया के रिवील होने से पहले सब कुछ क्लीन कर देगा। तभी ब्यॉन ने सोचा कि अब उसे प्लान बी पर जाना होगा। एक और ऑक उसकी तरफ बढ़ रहा था और डिस्ट्रैक्शन की वजह से प्रोटैगनिस्ट एक ब्लो मिस कर गया। उसके शील्ड पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक हुआ और वह ग्राउंड पर गिर गया। ये देखते ही मीशा तुरंत प्रोटैगनिस्ट की हेल्प के लिए रश करने लगी, लेकिन तभी उसे अपने फेस पर एक और ब्लो लगा, इस बार एक हैवी हैमर का प्रहार, जिसकी वजह से उसके माउथ से ब्लड बहने लगा। प्रोटैगनिस्ट की आंखें पेन से पलट गईं और उसकी आंखों की कैपिलरीज फट गईं। मीशा ने ब्यॉन का नाम लेकर जोर से पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन वह उस ब्लो से पहले ही बैक में उड़ चुका था, ऑलमोस्ट लूजिंग कॉन्शियसनेस। लेकिन ये सब प्रोटैगनिस्ट का प्लान था। ब्यॉन के ग्राउंड पर गिरते ही मीशा ने वह करना शुरू कर दिया जिसके लिए उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था। उन्हें पॉइंट तक पहुंचना था। हेलमेट, स्कल की थिकनेस और नेचुरल रीजेनरेशन ने उसके हेड की सुरक्षा की थी, इसलिए मैं कैरेक्टर को सिर्फ स्लाइट डिजीनेस हुआ था। ब्यॉन ग्राउंड पर पड़ा हुआ पेन और डिस्पेयर से जूझ रहा था, लेकिन तभी वह और नहीं सह पाया और अपनी आई खोल दी। उसने सोचा कि उसे प्लान के अनुसार मीशा पर भरोसा करना चाहिए था। कार्लसन ने तुरंत ब्यॉन से पूछना शुरू कर दिया कि क्या वह ठीक था, उसका चेहरा कंसर्न से भरा हुआ था। वह अब जो मैं कैरेक्टर के ऊपर हैमर लिए खड़ा था, अचानक रुक गया और अपनी नज़र कार्लसन पर घुमाई, जो जोर जोर से चिल्लाते हुए मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहा था जो येने की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक डिस्टेंस में कुछ स्ट्रेंज चमका। यह एडमिन का एरो था जो तेजी से उड़ता हुआ सीधे ऑक के हेड से होकर गुजरा, उसे पियर्स करते हुए मॉन्स्टर को मार गिराया। कार्लसन ने सरप्राइज में अपना माउथ खोल दिया और ऑक के ऊपर एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसमें लिखा था कि आइस ऑक वॉरियर को मार दिया गया था और इसके लिए जोर 3 एक्सपीरियंस मिला था। अचानक एक और ऑक जिसके हाथों में स्टाफ था और जो डार्क एनर्जी से घिरा हुआ था, लाउड स्क्रीम्स के साथ बैटल में शामिल होने का फैसला किया। इस मॉन्स्टर ने अपना स्टाफ मीशा और एडमिन की तरफ पॉइंट किया, जिसकी वजह से मीशा तुरंत एक तरफ भागने लगी और एडमिन को खुद का ध्यान रखने को कहा। लेकिन एडमिन ने उस ऑमिनस एनर्जी से बचते हुए एक समरसॉल्ट किया, फिर से कॉम्बैट पोजीशन लिया और अपने हाथों में क्रॉसबो को एडजस्ट करते हुए एम करने लगा। एक नोटिफिकेशन सिस्टम प्रकट हुई जिसमें बताया गया कि एडमिन ने डेंजरस मटेरियल्स का उपयोग किया था। अगले ही पल एक और एरो ऑक सॉसरर की तरफ उड़ चली। ऑक ने आइस वॉल स्पेल कास्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस पावरफुल एरो ने उस डिफेंस को तोड़ते हुए मॉन्स्टर के हेड को निशाना बनाया, जिसके बाद यह एनिमी भी हार गया। इसकी सूचना सिस्टम विंडो में दी गई और एडमिन को इसके लिए जोर 3 एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ। कार्लसन ने इस दृश्य को हैरानी से देखा, सिचुएशन से शॉक्ड होकर, जबकि एडमिन जमीन पर बैठा अपना क्रॉसबो नीचे कर रहा था। ब्यॉन लेटा हुआ मन ही मन सोच रहा था, क्या एडमिन वास्तव में एक ही क्रॉसबो से सभी मॉन्स्टर्स को मार सकता था? वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या वह सच में 5th रैंक शूटर था। मैं कैरेक्टर का डिफिकल्ट सिचुएशन बनाने का आइडिया अपना अर्थ खो रहा था, जब अचानक एक आवाज़ सुनाई दी कि एसेंस फाइनली गिर चुका था, जिसका मतलब था कि अब प्लान आगे बढ़ाया जा सकता था। इसके बाद जेंसी ने वेपन चेंज स्किल का उपयोग करते हुए चालाकी से मुस्कुराया और फिर बीस्ट ट्रेड स्किल एक्टिवेट किया। यह एक एडवांस इनविजिबिलिटी स्टेटस था जो 3 सेकेंड्स के लिए मूवमेंट स्पीड को ग्रेटली इंक्रीज कर देता था। जेंसा तेजी से आगे बढ़ने लगी, एडमिन की तरफ जो शांति से अपना क्रॉसबो एडजस्ट कर रहा था। एक सिस्टम विंडो भी प्रकट हुई जिसमें बताया गया कि एक कैरेक्टर ने रिवेंज स्किल का उपयोग किया था। इसका मतलब था कि फर्स्ट ब्लो के साथ ही पेनिट्रेटिंग और कटिंग एबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड हो गई थी। इस स्किल के साथ एक एबनॉर्मल ब्लीडिंग स्टेट भी इंपोज हुआ। जेंसा ने अपनी स्वॉर्ड से एडमिन के चेस्ट को थ्रू एंड थ्रू भेद दिया, वही चालाक मुस्कान बनाए हुए एडमिन को थैंक करते हुए कि उसे उसके लिए 30 मिलियन स्टोन्स मिलेंगे। एडमिन खांसने लगा, पेन से अपनी आंखें मूंदते हुए स्वॉर्ड को अपने कांपते हाथ में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि आखिरकार माफिया ने अपने कार्ड्स रिवील कर दिए थे। वह अब जो एडमिन के बेर से लड़ रहा था, अब देख सकता था कि कैसे ये बेर उसके सामने लिटरली गायब हो गया, क्योंकि आयन हीरो अराइडन को रिकॉल कर लिया गया था। लेकिन जेंसा को ज्यादा देर खुश होने का मौका नहीं मिला। एक डार्क लिक्विड से भरी फ्लास्क उसके सिर पर सीधे जा लगी, जिससे वह सरप्राइज में चिल्ला उठी। यह मीशा थी, जिसने येना से पूछा कि उसने उस पर क्या फेंका था। इसके बाद मीशा ने प्रोटैगनिस्ट को चिल्लाकर कहा कि अभी एक्ट करे। इन शब्दों के बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुई जिसमें बताया गया कि कैरेक्टर ने वाइल्ड स्प्लैश स्किल का उपयोग किया था। प्रोटैगनिस्ट जेंसा के ठीक पीछे था, अपनी विशाल मेस को पावरफुल ब्लो के लिए पीछे ले जाते हुए। जेंसा ने सरप्राइज में अपना माउथ खोला, पीछे से आने वाले डेंजर को महसूस करते हुए। तभी ब्यॉन ने जोर से उस जगह पर मेज से प्रहार किया जहां एक सेकंड पहले जेंसा खड़ी थी, जो मुश्किल से साइड में जंप लगा पाई थी, साथ ही स्वॉर्ड को एडमिन की बैग से बाहर खींचते हुए। जेंसा ने मन ही मन सोचा, क्या प्रोटैगनिस्ट उसके इंटेंशंस जानता था? अब उसे फिर से स्टेल्थ एक्टिवेट करने की जरूरत थी। इसके बाद एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसमें बताया गया कि कैरेक्टर ने बीस्ट वॉक का उपयोग किया। हालांकि
येना अपने घुटनों पर झुकी हुई खुद को स्लो करने की कोशिश करते हुए पाया कि वह इस स्किल का उपयोग नहीं कर सकती। उसने हॉरर में अपने हैंड को देखा और उसके ऊपर एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसमें बताया गया कि इनविजिबिलिटी स्टेट को द विचेस लैम्प पोशन द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। मैं कैरेक्टर ने मुस्कुराते हुए उससे फूल कहा, ये सोचते हुए कि उसे अपना माउथ शट रखना चाहिए था क्योंकि वह अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहती थी। ब्यॉन ने माना कि उसे कभी नहीं पता चलता कि उसके पास स्टेल्थ स्किल था अगर वह उसे गॉब्लिन आर्चर के एसेंस के बारे में नहीं बताती जिसे उसने अब्जॉर्ब किया था। ब्यॉन ने रीजनिंग शुरू किया कि बहुत सारे हिंट्स थे कि येना माफिया थी। वह ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उसे इस लोकेशन तक पहुंचने का तरीका पता था। प्रोटैगनिस्ट की मेमोरीज में वे मोमेंट्स फ्लैश होने लगे जब येना ने ऐसे फ्रेजेस कहे थे जैसे उसे प्लॉट पता हो। ये बहुत सस्पिशियस था कि उसने पास करने के लिए की थिंग्स का मेंशन किया था, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि वह क्या बोल रही है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को अंतिम कंफर्मेशन तब मिली जब मीशा ने बताया कि जब वे पानी से बाहर निकले थे तो येना की स्मेल अचानक बदल गई थी। मीशा ने कहा कि शुरुआत में उसकी स्मेल एक बीस्ट स्लेयर जैसी थी। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि येना ने अपने बूट्स पर बीस्ट स्लेयर की डर्ट जरूर लगाई होगी और आइस केव को ओपन करने के लिए उसे पहले बीस्ट स्लेयर से गुजरना पड़ा होगा। अब प्रोटैगनिस्ट को पक्का पता था कि येना नेफ्रेने माफिया थी। मीशा ने जोर से शाप देते हुए जेंसा की तरफ मुड़ी, अपने ब्लेड्स को स्विंग करते हुए उसे मारने के लिए। हालांकि जेंसा भी स्किलफुली उसके ब्लोज से बचती रही, भले ही वह ऑफ गार्ड पकड़ी गई थी। मीशा ने एक शार्प और प्रेसाइज स्ट्राइक किया, अपने ब्लेड को सीधे येना की आंखों पर पॉइंट करते हुए। लेकिन रिकवर करने से पहले ही जेंसा ने जमीन से पैरों के बल पुश मारकर मीशा से कुछ मीटर्स दूर लैंडिंग किया। प्रोटैगनिस्ट ने उसकी तरफ देखकर स्मर्क किया, जिससे जेंसा ने उसकी प्रेजेंस को अपने पीछे महसूस किया। वह चिल्लाना चाहती थी कि वह रुक जाए, लेकिन प्रोटैगनिस्ट रिलेंटलेस था। एक लाउड डिस्टिंक्टिव साउंड के साथ उसने ट्रेटर की बैक पर मेज से प्रहार किया। जेंसा जोर से चिल्लाए, उसका फेस पेन से डिस्टॉर्टेड हो गया। उसके माउथ से ब्लड बहने लगा, फिर भी वह गिव अप नहीं कर रही थी। अपने हैंड से फ्लो को पुश करते हुए वह प्रोटैगनिस्ट के ब्लोज की रेंज से बाहर निकलने में कामयाब रही, कुछ मीटर्स पीछे अपने पैरों पर लैंडिंग करते हुए। ब्यॉन ने सरप्राइज में सोचा क्या वह वास्तव में इसे विथस्टैंड कर पाई थी। उसे समझ आया कि उसने डिफेंसिव स्टैट्स में अच्छा इन्वेस्ट किया था। येना ने जोर से शाप देते हुए उन सभी को स्टूपर्ड एनपीसीएस कहा। प्रोटैगनिस्ट ने अपने दांत पीस लिए और समझ गया कि वह एक प्लेयर थी। हालांकि इससे उसके लिए कुछ नहीं बदला, उसकी नज़रें उतनी ही स्टर्न बनी रहीं। उसने अपने बॉडी को शील्ड से कवर किया, बैटल जारी रखने के लिए तैयार होते हुए। उसे समझ आया कि चूंकि वह उसे फिनिश करना चाहती थी, तो अब प्लेयर हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अचानक मीशा की लाउड स्क्रीम सुनाई दी। उसने प्रोटैगनिस्ट को बुलाकर केयरफुल रहने को कहा क्योंकि उसके पीछे डेंजर था। ब्यॉन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक ऑक था जो अपने एक्स को स्विंग करते हुए प्रोटैगनिस्ट पर पीछे से एडवांस कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वाइल्ड स्प्लैश की वजह से ये लोग उस पर स्क्रैच तक नहीं लगा पाएंगे। ऑक ने प्रोटैगनिस्ट के हेड पर प्रहार किया, हालांकि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह शांति से खड़ा रहा, जैसे उसे किसी बच्चे ने मारा हो। ब्यॉन ने सोचा कि डिस्कम्फर्ट सिर्फ एक चिल थी, लेकिन अगर इस ऑक को मार दिया तो फाइनल बॉस प्रकट हो जाएगा। जब जेंसा ने देखा कि कैसे ब्यॉन ने आसानी से ब्लो ले लिया, तो वह हौरा से ठंडी पड़ गई। शाप देते हुए उसने कंफ्यूजन में पूछा, ये कैसे पॉसिबल था। उसे समझ आया कि उसने एक रादर सीरियस मिस्टेक कर दी थी। जेंसा ने सोचा कि अब उसके लिए भागने का टाइम आ गया था और फिर भागना शुरू कर दिया, जबकि ऑक प्रोटैगनिस्ट के हेलमेट्स पर यूजलेस ब्लोज मारता रहा। ब्यॉन ने उस पर चिल्लाकर कहा कि यह यूजलेस था, ये सोचते हुए कि उस डायरेक्शन में कोई एग्जिट नहीं था। जब जेंडर एक डेड एंड पर पहुंची तो उसने हॉरर में चिल्लाकर कहा कि कोई एग्जिट नहीं था, स्टोन्स के पाइल को देखते हुए जिसने क्रेविस को ब्लॉक कर रखा था। ब्यॉन ने सरप्राइज में सोचा क्या उसे इसके बारे में नहीं पता था। जब आइस ऑर्क्स अवेकन होते हैं तो सीलिंग कोलैप्स हो जाती है और पैसेज ब्लॉक कर देती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, एक कॉर्नर्ड रैट कैट को काट लेगी। ये सोचते हुए ब्यॉन ने तय किया कि उसे और मोर केयरफुल रहना होगा। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, एक आइस ऑक उसके ठीक पीछे प्रकट हुआ, मुस्कुराते हुए प्रोटैगनिस्ट के हेड पर फिर से प्रहार करने लगा, जिससे उसने इरिटेशन में मन ही मन शाप दिया। मीशा ने शडर करते हुए उसे चिल्लाकर कहा कि वह उसका ख्याल रखेगी। ब्यॉन ने उसे बस इतना कहा कि उसे मारना नहीं है, जिससे मीशा ने सरप्राइज में पूछा कि ऐसा क्यों था। लेकिन फिर वह अग्री कर गई, ऑक से लड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट का सारा ध्यान जेंसा पर फोकस्ड हो गया। वह साइलेंटली उसकी तरफ देखता रहा और जेंसा भी उसे देखती रही। प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, जिससे जेंसा ने डरते हुए उसे रुकने को कहा, टॉक करने का ऑफर देते हुए। उसने कहा कि उसे लगता था कि वे एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। जेंसा ने अपना हैंड आगे बढ़ाया, पूरी ताकत से ब्यॉन को रोकने की कोशिश करते हुए।
लेकिन वह रिलेंटलेस था। उसने इंटरेस्ट के साथ सोचा क्या वह वास्तव में टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि कैसे उसने स्किल का उपयोग करते हुए एडमिन को स्वॉर्ड से थ्रू एंड थ्रू पार किया था। उसे पूरी तरह पता था कि यह स्किल लगभग 3 मिनट्स में रोल बैक हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, वह समझ गया था कि अगले कम से कम 2 मिनट्स तक वह उसके शील्ड को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगी। जेंसा ने आगे की तरफ लंच करने की कोशिश की, स्वॉर्ड से शील्ड पर प्रहार किया। वह हर हाल में प्रोटैगनिस्ट की डिफेंस को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करती रहेगी। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी मेस को स्विंग किया और अगले ही पल उसने येना के हैंड पर प्रहार किया, उसे सचमुच उसके पीछे की वॉल पर पिन कर दिया। येना ने पेन से जोर से चिल्लाया, अपने दांत पीसते हुए, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जेंसा का स्वॉर्ड उसके हाथों से छूटकर केव के फ्लोर पर गिर गया। जब जेंटा प्रोटैगनिस्ट के सामने घुटनों के बल बैठ गई तो उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है कि हमने तुम्हें गलत समझा? जेंसा ने हैरानी से पूछा कि क्या वह वास्तव में उस पर विश्वास करता था। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया कि अगर वह कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे तो वह उस पर विश्वास करेगा। जेंसा डर से कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसका चेहरा एक फ्राइटेंड ग्रिमस में बदल गया। वह लगभग फुसफुसाते हुए बोली कि उसे नहीं पता था कि क्या वह उस पर विश्वास करेगा। उसी पल प्रोटैगनिस्ट ने अपनी मेस को फिर से स्विंग किया और जेंटा के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया, उसे नॉकआउट कर दिया। ब्यॉन ने हैरानी से सोचा क्या वह वास्तव में इस पर फंस गई थी। उसने भारी आह भरी, समझ नहीं पा रहा था कि क्या वह वास्तव में इतनी स्टूपिड थी। कुछ सेकंड्स बाद प्रोटैगनिस्ट ने जेंसा के सभी कॉम्बैट गियर उतार दिए, अपने सामने पड़ी चीजों को एग्जामिन करते हुए। ब्यॉन ने सोचा कि येना का सारा गियर पीवीपी के लिए शार्पन्ड था, इसलिए उसने सोचा कि शायद इसमें से कुछ मीशा को देना उचित होगा। प्रोटैगनिस्ट जेंसा के बगल में बैठ गया, ये सोचते हुए कि अब लूट का काम खत्म हो चुका था और बातचीत का समय आ गया था। उसने अपनी मेज को फिर से हवा में उठाया, उसके सभी लिम्स को क्रश कर दिया और नूब्स इक्विपमेंट हटाने के लिए वेपन चेंज का उपयोग करने पर मजबूर कर दिया। येना आंसुओं से भरी आंखों के साथ जमीन पर पड़ी कांप रही थी, बेगिंग करते हुए कि वह कुछ भी करेगी। तभी प्रोटैगनिस्ट ने हामी भरी और पूछा कि उसने उन पर अटैक क्यों किया। जेंसा ने कांपती आवाज में जवाब दिया कि एक्सप्लोरर्स गिल्ड में उसके एंटिक्स के रूमर्स फैल गए थे, इसलिए उसने शो करने का फैसला किया ताकि कोई कुछ बता न सके। ब्यॉन ने पूछा कि क्या इसका मतलब था कि वह रिफ्ट में प्रवेश करने वाले किसी को भी मार देगी, और सबसे पहले उसने इसे क्यों खोला था। जेंसा ने कहा कि उसने सुना था कि स्नोफील्ड हार्ट पाने का एकमात्र स्थान वहीं था। ब्यॉन ने सोचा कि यह काफी लॉजिकल था, जबकि जेंसा डर से हकलाते हुए जवाब देती रही कि उसने सोचा भी नहीं था कि कोई प्रॉब्लम होगी अगर कोई और अंदर आया, क्योंकि वे सभी अधिक से अधिक रैंक 8 के ही होने चाहिए थे। लेकिन जब जेंसा ने ब्यॉन के शब्द सुने तो वह एक सेकंड के लिए रुक गई। उसने हिचकिचाते हुए पूछा कि प्रोटैगनिस्ट को कैसे पता चला कि रिफ्ट खोलने वाली वही थी। ब्यॉन ने सोचा कि वहां उसने गलती कर दी थी और फिर अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। जेंसा ने हैरानी से पूछा कि क्या वह भी एक प्लेयर था। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि इसका क्या मतलब था, क्या वह कोई इवल स्पिरिट थी। जेंसा और जोर से रोने लगी, आंसुओं में बिखरते हुए प्रोटैगनिस्ट से उसे स्पेयर करने की बेगिंग करने लगी। वह जमीन से ऊपर उठी, प्रोटैगनिस्ट का ध्यान खींचते हुए डर भरी आवाज में बोली कि वह वास्तव में घर जाना चाहती थी। इस स्टूपिड वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए उसे इतना हॉरर झेलना पड़ा था। वह बार बार अपॉलोजाइज करते हुए बेगिंग करती रही, कहती रही कि उसे लगा था कि ब्यॉन एक एनपीसी था और अगर उसे पहले से पता होता कि वह एक प्लेयर है तो वह तुरंत अपॉलोजाइज कर देती। जेंट ने इस बारे में बात करना शुरू किया कि वे रियल पीपल थे, पूछते हुए कि लिविंग पीपल को मारना इम्पॉसिबल था, है ना? लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी जेंसा ने जोर से शाप दिया, उसे कम से कम कुछ तो बोलने को कहा, प्रोटैगनिस्ट को कुछ अनप्लेजेंट वर्ड्स कहते हुए। बॉन ने उसे बिना किसी डाउट के देखा, ये सोचते हुए कि वह सरप्राइजिंगली काम था और उसे सैडनेस की एक बूंद भी महसूस नहीं हो रही थी। उसे उस पर तनिक भी दया नहीं आई। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वह एक ईवल स्पिरिट थी और फिर अपनी मेस उठाकर जेंसा के बॉडी पर प्रहार किया, जिसने आखिरी पल में सिर्फ अपनी मदद को पुकारा और दूसरी दुनिया में चली गई। उसके ऊपर एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसमें बताया गया कि बॉन को एक न्यू अचीवमेंट मिला था, पहले प्लेयर को मारने के लिए, जिसका रिवॉर्ड था स्पिरिट में जोड़ 1। ब्यॉन ने ये करने के बाद सोचा कि यह पहली बार था जब उसने किसी दूसरे प्लेयर को मारा था। प्रोटैगनिस्ट मीशा की तरफ बढ़ने लगा, रीजनिंग करते हुए क्या यह आसान था या मुश्किल। क्या उसे एक्साइटमेंट महसूस हुआ या ब्लड बहाने का फेयर? इनमें से कुछ भी उसके लिए मायने नहीं रखता था। ब्यॉन मीशा के पास पहुंचा, जो उसकी तरफ मुड़ी और गालों पर ब्लश के साथ खुशी से उसका नाम पुकारा। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि यह मर्डर वही था जो उसे करना था। ब्यॉन केव के शैडोज से बाहर निकला और मीशा उसके पास आकर पूछने लगी कि वह कहाँ गायब हो गया था। उसने एक्साइटमेंट भरी आवाज में कहा कि उसे लगा था कि कुछ हो गया है।
लेकिन ये रॉथ मिला मोमेंट जल्दी ही खत्म हो गया। कार्लसन की लाउड स्क्रीम से इंटरप्ट हुआ, जो अभी भी हॉरर के साथ उस ऑक से लड़ रहा था जो अपने एक्स को साइड टू साइड स्विंग कर रहा था जैसे कोई टॉय हो। इस बड़े मॉन्स्टर का एक और ब्लो कार्लसन को पीछे फेंक दिया, जिससे वह अपना संतुलन खोकर पीस के साथ ग्राउंड पर गिर गया। ऑक पहले से ही पुआ कार्लसन को अपने पैर से क्रश करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ब्यॉन ने मीशा से कहा कि अब वह इसका ख्याल रख सकती थी। मीशा ने सरप्राइज में मुड़कर पुआ कार्लसन और ऑक को देखा। ब्यॉन से पूछा कि क्या ये सच था। ब्यॉन ने उसे बताया कि हाँ, ये भी एक न्यू स्किल आजमाने का ग्रेट अपॉर्चुनिटी था, इसलिए ऑक को इजी डेथ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद मीशा इस इंस्ट्रक्शन से अग्री हो गई और उसके ऊपर एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसमें बताया गया कि उसने एनहांसमेंट स्किल का उपयोग किया था। मीशा ने अपने ब्लेड्स को क्रॉस किया, फिर कंडेंसेशन ऑफ कोल्ड स्किल का उपयोग किया। अगली सिस्टम विंडो में बताया गया कि सेंसिटिविटी टू कोल्ड इंडिकेटर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया था। और पहले से ही पुआ कार्लसन को मारने की तैयारी कर रहा था, अपने ह्यूज एक्स को अपवर्ड उठाते हुए, जिसकी ब्लेड लाइट में चमक रही थी। कार्लसन डर से कांप रहा था, हेल्प के लिए चिल्लाते हुए कह रहा था कि वह और नहीं झेल सकता। और अगले ही पल, जब ऑक का एक्स लगभग अपने टारगेट तक पहुंच चुका था और कार्लसन डर से ऑलमोस्ट लूज कॉन्शियसनेस कर चुका था, मीशा ने अपनी ब्लेड से एनर्जी का फ्लो ऑक के हैंड्स की तरफ डायरेक्ट किया जिनसे वह एक्स पकड़े हुए था। ये फ्रॉस्टी रे लिटरली ऑक के हैंड्स को फ्रीज कर दिया, जिससे मॉन्स्टर जोर से चिल्लाया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ब्यॉन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सोचा कि यह फ्रॉस्ट बाइट डैमेज जैसा लग रहा था। सेंसिटिविटी टू कोल्ड ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है लेकिन रीजेनरेशन को भी रोक देती है, जो टाइप ऑफ मॉन्स्टर के आधार पर क्वाइट यूजफुल हो सकती है। मैं एडवांटेज तो मोबिलिटी की लिमिटेशन थी। आइस ऑक्स की कोल्ड रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड होती है, इसलिए फ्रॉस्ट बाइट सिर्फ रिस्ट एरिया तक ही सीमित रहा। ब्यॉन दूर से ये सब देखता रहा, जबकि ऑक अपने हैंड्स को पकड़े जोर जोर से चिल्लाता रहा। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि नॉर्मली मॉन्स्टर का लिम एल्बो तक फ्रॉस्ट बाइट हो जाता। ब्यॉन ने सीरियस लुक के साथ मीशा की तरफ मुड़कर कहा कि इस बार उसे नेक पर स्ट्राइक करना होगा। मीशा ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, ऑक के पीछे से अप्रोच करते हुए। वह ऊपर जंप लगाए, अपने दोनों ब्लेड्स को स्विंग करते हुए जो पहले से ही स्किल पावर से फिल्ड थे। इसके बाद एक प्रिसाइज मूवमेंट में उसने अपने ओपोनेंट की नेक पर स्ट्रेट स्ट्राइक किया। दोनों ब्लेड्स लगी और इंटरेस्टेडली उसने प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि क्या ऐसा ब्लो काम करेगा। ब्यॉन ने बहुत कामली जवाब दिया कि यह ग्रेट था, ये सोचते हुए कि अपैरेंटली फ्रॉस्ट ऑक के ब्रेन तक पहुंच गया था जब वह रुक गया और एक जगह फ्रीज हो गया। ब्यॉन ने सोचा कि अब जब वह सब कुछ जान चुका था जो वह जानना चाहता था, तो सिनेरियो के नेक्स्ट पार्ट पर मूव करने का टाइम आ गया था। मीशा ऑक से उतर गई और ब्यॉन उसकी तरफ बढ़ने लगा, उससे पूछते हुए कि क्या वह रेडी थी। मीशा ने जवाब दिया कि वह बिल्कुल रेडी थी और फिर फाइटिंग स्टांस लेते हुए मुड़ गई। इसी बीच प्रोटैगनिस्ट ने अपनी मेस को स्विंग करते हुए कहा कि अब बॉस को किक करने का टाइम आ गया था। इसके बाद उसने आइस ऑक के हेड पर प्रहार किया। इसका मतलब था कि इस फाइट में तीनों मॉन्स्टर्स डिफीटेड हो चुके थे। इसके बाद केव में फिर से वाइब्रेशंस शुरू हो गईं, जिससे वॉल्स क्रैक करने लगी, ठीक पिछले लेवल की सीलिंग की तरह। एक लाउड रॉ सुनाई दिया, यह उस मॉन्स्टर का हार्ट रेंडिंग क्राई था जो इस जगह का बॉस था। टायरन टूमस अपनी लॉन्ग स्लीप से जाग चुका था और अपनी सारी स्ट्रेंथ रिगेन कर चुका था, जैसा कि सिस्टम विंडो में सेट किया गया था। जैसे ही वह ह्यूज वुल्फ प्रोटैगनिस्ट और मीशा के सामने प्रकट हुआ, ब्यॉन ने इस मॉन्स्टर का नाम याद किया, सोचते हुए कि इसके कई खास फीचर्स थे। मीशा और ब्यॉन ने बहादुरी से एनिमी का सामना किया, जबकि कार्लसन डर के मारे बैटलफील्ड से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल वहां बहुत गर्मी होने वाली थी। जिस मॉन्स्टर से उन्हें लड़ना था वह ऑर्डिनरी लाइकेंथ्रोप से 1.5 गुना बड़ा था और इसके स्टैट्स 2 गुने थे। यह मॉन्स्टर मैक्सिमम डैमेज वाली आइस क्लब चलाता था और हाइपोथर्मिया का इफेक्ट देता था। मॉन्स्टर ने अपनी क्लब को और मजबूती से पकड़ा, जो उसकी विशाल उंगलियों में कसकर बैठ गई। यह विशाल भेड़िया मुस्कुराता हुआ सा लग रहा था, जिसकी रेड आइस चमक रही थीं। पर ब्यॉन इसे 10 सेकंड्स में हैंडल कर सकता था, ये वह अच्छी तरह जानता था। वह लड़ाकू अंदाज में चिल्लाया और अटैक रिसीव करने की तैयारी की। पहला कदम तानबा ने बढ़ाया, जिसने अपनी विशाल क्लब से प्रोटैगनिस्ट के शील्ड पर प्रहार किया। ये प्रहार इतना शक्तिशाली था कि प्रोटैगनिस्ट को अपने पैर केव के फ्लो में गाड़ने पड़े ताकि वह इस अटैक को झेल सके। तो फिर प्रोटैगनिस्ट कैसे सोच रहा था कि वह ऐसे शक्तिशाली ओपोनेंट को केवल 10 सेकंड्स में हरा देगा। अचानक प्रोटैगनिस्ट ने मेज छोड़ दी और अपने बैकपैक से वह आवश्यक आइटम निकाला। इसी समय आसपास घूम रहे फ्रॉस्ट वुल्व्स ने अटैक किया, पर ब्यॉन हार मानने वाला नहीं था। उसके ऊपर एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुआ, कैरेक्टर ने थंडरग्रास कंज्यूम की है। अगले 10 सेकंड्स तक लाइटनिंग डैमेज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड होगा। प्रोटैगनिस्ट ने उस विशेष स्क्रॉल में लिपटी घास को चबाना शुरू किया। ब्यॉन ने बेरहमी से लाइटनिंग स्क्रॉल फाड़ा और उस घास के साथ ही निगल गया। प्रोटैगनिस्ट ने मन ही मन केव के बॉस को कोसा, ये लाइटनिंग एलिमेंट के प्रति बहुत वल्नरेबल था।
घास खाने के बाद प्रोटैगनिस्ट वास्तव में चमकने लगा और इलेक्ट्रिक करंट्स छोड़ने लगा जो पूरे ड्यूअल रूम में फैल गए। इसके बाद में मॉन्स्टर के ऊपर एक सिस्टम विंडो दिखाई दिया। टायरेंट तानबाज पैरालिसिस की स्थिति में है। विशाल भेड़िया ने अपना मुंह चौड़ा कर दांत दिखाए, पर ब्यॉन समझ गया कि वह सतर्कता नहीं छोड़ सकता। इस मॉन्स्टर में एक स्किल था जो मोबिलिटी लिमिट करने वाले डिबफ्स को रिमूव कर देता था। अगले ही पल इन शब्दों की पुष्टि हो गई जब विशाल भेड़िया ने इंडोमिटेबिलिटी स्किल का उपयोग किया। वुल्फ का पूरा बॉडी रेडिश ऑरा से ढक गया। पर स्थिति इतनी सरल नहीं थी, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट के पास उसकी वफादार साथी मीशा थी। उसके हाथों में वह स्पेशल गिफ्ट था जो उन्होंने मैं मॉन्स्टर के लिए तैयार किया था। चूंकि मॉन्स्टर ने सिर्फ डिबफ रिमूव किया था न कि रेजिस्टेंस बढ़ाई थी, इसलिए मॉन्स्टर को फिर से पैरालाइज करना संभव था। मीशा ने मॉन्स्टर पर स्पेशल लाइटनिंग बॉम्ब्स फेंकना शुरू किया, जिससे पूरी केव एक बार फिर ब्राइट लाइट से भर गई। अगले ही पल टारगेट पर सीधा प्रहार हुआ। गेम में इन बॉम्ब्स को स्टॉर्म एक्सप्लोजन्स कहा जाता था। बॉम्ब्स के इफेक्ट के बाद एक सिस्टम विंडो प्रकट हुआ। टायरेंट तानबाज अनकॉन्शियसनेस की स्थिति में है। इसके बाद विशाल भेड़िया केव के फ्लोर पर गिर गया और उसके दांतों के बीच से लटकती जीभ दिखाई दे रही थी। ब्यॉन ने मजाकिया अंदाज में सोचा, क्या सचमुच बैटल शुरू हुए केवल 3 सेकंड्स हुए हैं। अब सब कुछ और आसान हो गया था, क्योंकि अब उन्हें लाइटनिंग एलिमेंट्स से एन्चांटेड वेपन्स से मॉन्स्टर को मारना था और यही अंत होगा। ये सब उन पुराने अच्छे दिनों की याद दिला रहा था जब मैं कैरेक्टर ने अनार के साथ डेथ फीन्स को पीटा था। कुछ समय बाद एक सिस्टम विंडो प्रकट हुआ। टायरेंट तानबाज केव का बॉस मारा गया है। जोड़ 3 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए। कार्लसन ये देखकर स्तब्ध रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे संभव हुआ। एक एडिशनल बोनस ये था कि कीपर को मारने पर उन्हें और जोड़ 3 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। इसके बाद एसेंस बनी और मीशा ने मैं कैरेक्टर की बात सुनकर हैरानी से पूछा, क्या वह वास्तव में चाहता है कि वह यह एसेंस भी स्वॉलो करे। ब्यॉन ने अपनी मेज पीछे बांधते हुए कहा कि यह तो पहले से ही तय था कि यह उसकी है। मैं कैरेक्टर ने असमंजस में सोचा, क्या वह सचमुच सोचती है कि वह यह एसेंस छीन लेगा। वह नहीं समझ पा रहा था कि मीशा उसे क्या समझती है। इन विचारों के बाद प्रोटैगनिस्ट ने मीशा को एसेंस के करीब धकेला और एक धमकी भरी आवाज में कहा कि वह इसे खा ले बिफोर एसेंस गायब हो जाए। इसके बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, लाइकैंथ्रोप कीपर की एसेंस मीशा के सोल में अब्जॉर्ब हो गई है। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि अब वे इससे निपट चुके हैं और फिर उसका ध्यान घायल एडमिन की ओर गया। वह मुड़ा और उसे देखने लगा। मीशा ने हैरानी से पूछा, क्या वह वास्तव में अलाइव है। उसने कहा कि यह अद्भुत था। एडमिन के शरीर में कपकपी के साथ बोला कि उन्हें बैग से पोषण लानी चाहिए। मीशा ने हैरानी से कहा कि 1 सेकंड पहले तो वह सांस भी नहीं ले रहा था। इसके बाद वे उस बैग में वही पोषण ढूंढने लगे। एडमिन जो अभी भी ब्लीड हो रहा था, उसके ऊपर झुके हुए कार्लसन ने कहा कि यह पोषण बेस्ट होनी चाहिए। लेस ने सहमति जताते हुए कहा कि फिर वे इसका उपयोग करेंगे, पर एडमिन को बाद में कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि उन्होंने इसे बर्बाद कर दिया। साशा का चेहरा पेन से विकृत हो गया और वह मुश्किल से फुसफुसाया कि वे बकवास बंद करें और बस उसे अप्लाई करें। मीशा ने कहा कि वह ऐसा ही करेगी। उसने वही पोषण एडमिन के वाउंड पर डालना शुरू किया और फिर कुछ गलत देखकर पूछा कि वाउंड क्यों नहीं भर रहा है। उसने अभी थोड़ी ही पोषण डाली थी। एडमिन ने उसे और डालने को कहा। ब्यॉन जो ये सब देख रहा था ने सोचा कि शायद जैन की स्वॉर्ड के ब्लेड पर कुछ कोटिंग थी। मीशा ने लगन से एडमिन की मदद करना जारी रखा, जबकि ब्यॉन सोच रहा था कि शायद ये कोटिंग एक पॉइजन था जो हीलिंग और रीजेनरेशन को रोक रहा था। फिर जब देखा कि पोषण काम नहीं कर रही, एडमिन ने कहा कि उन्हें एंटीडोट लानी चाहिए। कार्लसन और मीशा ने तुरंत ये किया, एडमिन को पिला दिया। हालांकि ब्यॉन समझ गया कि एंटीडोट पॉइजन पर तो काम करेगा, पर वुंड्स को एग्रेवेट करने वाले पॉइजन के प्रकार से नहीं निपट पाएगा। प्रोटैगनिस्ट खून के उस पूल के बिल्कुल बगल में खड़ा था जो एडमिन के वाउंड से और फैल रहा था। उसके विचार मीशा और कार्लसन के चीखों की आवाज में धुंधले पड़ने लगे। ये बिल्कुल बेटर नहीं हो रहा है और ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है। इस पॉइंट तक एडमिन पहले ही अनकॉन्शियस हो चुका था और मीशा उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। पर जब उसे एहसास हुआ कि वह सफल नहीं हो रही, तो उसने प्रोटैगनिस्ट की ओर मुड़कर कहा कि वह उसे एडवांस पोषण दे, क्योंकि उन्हें अभी इसका उपयोग करना होगा। ब्यॉन एक पल के लिए जम गया, पर कुछ सेकंड्स बाद पोषण दे दी गई ताकि एडमिन को बचाया जा सके। 5 हाई रैंकिंग पोशंस और एक एडवांस पोषण के बाद बै का वाउंड थोड़ा भर गया। एडमिन केव के फ्लोर पर बिछे ब्लैंकेट पर लेटा हुआ था, ऊपर से एक और ब्लैंकेट ढका हुआ, जबकि मीशा, एडमिन और कार्लसन पास ही खड़े थे। ब्यॉन ने सोचा कि यह वास्तव में एक स्ट्रॉन्ग पॉइजन रहा होगा, क्योंकि एडवांस पोषण को तो सेवर्ड लिम्स को भी हील कर देना चाहिए था, पर असल में इसने केवल फर्स्ट एड ही प्रदान किया था। कार्लसन ने झिझकते हुए प्रोटैगनिस्ट की ओर मुड़कर कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया है। ब्यॉन ने अपना बैकपैक खोला और उसमें कुछ ढूंढने लगा। फिर उसने कहा कि अभी तो वे स्पॉइल्स भी डिवाइड नहीं कर पाए हैं।
उसने एक बैग निकाली और कार्लसन से कहा कि वह इसे रख ले। कार्लसन ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, क्या ये वास्तव में मेरा शेयर है? उसने सोचा कि यह तो बहुत ज़्यादा है। ब्यॉन ने कहा कि वह बस इसे ले ले, क्योंकि उसे तो एसेंस भी नहीं मिली थी। इसके बाद मैं कैरेक्टर ने अपना बैकपैक पहना और इस बारे में सोचने लगा कि उसने पहले ही नोटिस कर लिया था कि कार्लसन काफ़ी इंट्रूसिव था, पर साथ ही पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं थी। ब्यॉन ने सोचा कि चूंकि वह ज़्यादा दे रहा है, तो कार्लसन को बस इसे ले लेना चाहिए और आज हुई इंसिडेंट के बारे में चुप रहना चाहिए। मैं कैरेक्टर ने कहा कि अगर कार्लसन सोचता है कि वह इस सब का डिजर्व नहीं करता, तो उसे बस किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि आज क्या हुआ था। कार्लसन बिना किसी संदेह के सहमत हो गया और कहा कि वह यहाँ से जा रहा है। उसके जाने के बाद मैं कैरेक्टर ने महसूस किया कि मीशो उसके सिर के पीछे से घूर रही थी। ये देखकर वह सिहर गया। उसने पूछा कि वह उस तरह क्यों देख रही है। जब कार्लसन चला गया तब मिस्टर बेर अंततः होश में आया। वह कंबल पर बैठने में भी सक्षम हो गया था। अपनी हथेली को देखते हुए उसने कहा कि वह बहुत भाग्यशाली था। मैं कैरेक्टर ने सोचा कि कम से कम उनका सहयोगी यह समझ गया था। उसे एहसास हुआ कि अगर एडमिन मर गया होता तो वे बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। एडमिन ने एडवांस पोर्शन की कीमत चुकाने की बात कही। ब्यॉन ने बताया कि इसकी कीमत 5 मिलियन स्टोन्स थी। एडमिन हैरान होकर बोला, क्या एडवांस पोर्शंस आमतौर पर 1 मिलियन में नहीं बिकती? ब्यॉन ने शांति से जवाब दिया, क्या सचमुच? फिर मुस्कुराते हुए कहा कि लगता है उसे धोखा दिया गया था। एडमिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि आइटम्स की कीमत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। वह अपने क्रॉसबो को हाथ में लेकर खड़ा हो गया। चूंकि उसके पास तुरंत पैसे नहीं थे, उसने बाद में भुगतान करने का वादा किया और डिपॉजिट के रूप में एक नंबर्ड आइटम दिया, आइटम नंबर 7611, जिसे ग्रेवडिगर्स डिसेप्शन कहा जाता था। सिस्टम विंडो के डिस्क्रिप्शन के अनुसार फेटल डैमेज मिलने पर वेरर एक कंडीशनल डेथ स्टेट में चला जाता है और कुछ समय के लिए डैमेज से इम्यून हो जाता है। पर यह आइटम 3 उपयोगों के बाद अपनी प्रॉपर्टीज खो देता है। अब केवल 2 उपयोग शेष थे। प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि एडमिन कैसे बच गया था। उसने रुचि के साथ सोचा, शायद उसे पैसे के बजाय यह आइटम ले लेना चाहिए। मीशा भी इसे रुचि से देख रही थी, पर एडमिन ने तुरंत उनके विचार काट दिए। उसने ब्यॉन को उसके रियल नेम से बोलते हुए कहा कि वह इसके बारे में सोचे भी नहीं। मीशा चिल्लाई, तुम्हें ये कैसे पता? ब्यॉन हैरानी से उसे देखता रहा, विडंबना से सोच रहा था कि यह कैसे हुआ। एडमिन रिफ्ट पोर्टल की ओर बढ़ते हुए बोला कि वह ब्यॉन के लिए किए गए सब कुछ को नहीं भूलेगा। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि एडमिन वास्तव में कूल था। हालांकि जब एडमिन चला गया, ब्यॉन ने मीशा से कहा कि उन्हें दूसरी दिशा में जाना था। मीशा ने हैरानी से पोर्टल की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या हमें वहां नहीं जाना चाहिए? ब्यॉन ने उसे फॉलो करने को कहा क्योंकि उन्हें अभी कुछ और प्राप्त करना था। मीशा ने आश्चर्य से देखा, पर आज्ञाकारी भाव से उसका पीछा किया। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट ने अपना काम पूरा किया, उसने मीशा को वह आइटम सौंपा जो उसने बर्फ के ब्लॉक से प्राप्त किया था। मीशा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुमने ये वास्तव में उस बर्फ से निकाला? ब्यॉन ने कहा कि यह बहुत अच्छी चीज थी और उसने अपने लिए कुछ और ले लिया। एक नोटिफिकेशन सिस्टम प्रकट हुआ, मीशा ने आइस क्रिस्टल एब्जॉर्ब किया है और कोल्ड सेंसिटिविटी में जोड़ 3 प्राप्त किया है। अगले सिस्टम विंडो में लिखा था, कैरेक्टर ने एन्चांटेड आइस शार्ड एब्जॉर्ब किया है और कोल्ड रेजिस्टेंस में जोड़ 3 पॉइंट्स मिले हैं। मीशा ने देखा कि प्रोटैगनिस्ट एक कंबल बिछा रहा था। उसने पूछा, तुम ये क्यों कर रहे हो? ब्यॉन ने जवाब दिया कि उन्हें ड्यूटी के कारण अच्छी नींद नहीं मिली थी, इसलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आराम करना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि क्लियर ड्रिफ्ट से सुरक्षित कोई जगह नहीं होती। मीशा उससे सहमत हो गई। अगले ही पल दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा, अगर वह अकेला होता तो क्या होता? जब उसने उस प्लेयर को मारा था तब उसके मन में कई विचार आए थे। उसने उम्मीद की थी कि वह लड़की अभी भी अपनी आंखें खोल देगी, पर उसका खून से सना और विकृत शरीर जीवन के लायक नहीं रहा था। उसने ये भी सोचा कि जो दृश्य उसने सपने में देखा था वह शायद वास्तविकता हो सकता है। ब्यॉन ने अपने दांत पीस लिए, वह खुद से निराश था। जब उसने साशा के लिए वह पोशन निकाली थी, तब भी लालच ने उसे घेर लिया था। ब्यॉन ने तुरंत विश्वास कर लिया कि वह स्पिरिचुअल सील को 6th लेवल तक बढ़ा सकता है। उसे बस चुपचाप इंतजार करना था। हालांकि उसने फिर भी पोशन का उपयोग करके उसके वाउंड पर डाल दिया। उसने निर्णय लिया कि मीशा के सामने उसे इस तरह मरने देना गलत होगा, जिसके साथ वह निकट भविष्य में काम करने वाला था। अगर मीशा नहीं होती तो सब कुछ अलग होता। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट ने आग की ओर मुड़कर देखा, उसकी मुलाकात मीशा के मोहक चेहरे से हुई, जो हल्का सा शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? ब्यॉन ने उसे अपने पास बुलाया क्योंकि केव में ठंड थी। मीशा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? ठंडी हवा प्रोटैगनिस्ट की नाक को गुदगुदा रही थी, जबकि आग की गर्मी ने दोनों को घेर लिया। वे एक साथ सिमट कर लेट गए ताकि ठंड न लगे।
मीशा ने प्रोटैगनिस्ट के चेहरे की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम अच्छी नींद ले रहे हो? कोई जवाब न मिलने पर वह बोली, तुम सच में सो गए हो? उनके सामान, ब्लेड्स, बैकपैक, आर्म हर जगह बिखरे पड़े थे। वे कुछ समय के लिए आराम कर पाए थे। तीसरे दिन फर्स्ट फ्लोर के क्रिस्टल केव में जेंसा की स्वॉर्ड का केवल एक बार ही मीशा के ओपोनेंट को 2 हिस्सों में काटने के लिए काफी था। अपने स्ट्राइक के परिणाम को देखकर मीशा चिल्लाई, ये कैसी स्वॉर्ड है? ये तो बहुत कूल है। प्रोटैगनिस्ट ने उसे बताया कि उसे इसका इवैल्यूएशन कराना होगा क्योंकि यह शायद एक नंबर्ड आइटम थी। ये सुनकर मीशा के कान खड़े हो गए। उसने पूछा, क्या सचमुच? क्या तुम्हें लगता है ये स्वॉर्ड बहुत एक्सपेंसिव है? ये समझते ही वह प्रोटैगनिस्ट के सामने घुटनों के बल बैठ गई और स्वॉर्ड उसकी ओर बढ़ा दी। इस अप्रत्याशित कार्य से ब्यॉन एक सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला कि उसने अभी तक इसे बेचने के बारे में नहीं सोचा था। मीशा ने कहा कि वे बस इसका उपयोग करें। प्रोटैगनिस्ट अच्छी तरह समझ गया कि वह इसे उससे छीनने वाला नहीं था। वह नहीं समझ पा रहा था कि मीशा के मन में बार्बेरियंस के बारे में क्या पक्षपात थे। अगला मॉन्स्टर जो उन पर गुर्राता हुआ हमला किया, वह भी पल भर में इस स्वॉर्ड से पेट में घायल हो गया। मीशा ने रुचि से पूछा, क्या इसका मतलब है कि हम जल्द ही सेकंड फ्लोर पर जाएंगे? उसने वुल्फ को स्वॉर्ड पर इस तरह पकड़ रखा था जैसे कबाब हो, उसका चेहरा पूरी तरह शांत था। प्रोटैगनिस्ट ने कंपस को देखते हुए जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि मीशा को अपनी नई स्वॉर्ड और एसेंस की आदत डालनी थी। मीशा उससे सहमत हो गई। कुछ घंटों बाद जब मीशा एक और मॉन्स्टर से गिरा क्रिस्टल उठा रही थी, तो उसने प्रोटैगनिस्ट की ओर मुड़कर कहा कि उसे लगता है कि वह पहले ही काफी अच्छी तरह एडजस्ट कर चुकी है। उसके आसपास कई मरे हुए मॉन्स्टर्स पड़े थे जिनके बॉडीज धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही थीं। ब्यॉन ने अपनी बाहें चौड़ी करते हुए पूछा, क्या तुम्हें वाकई यकीन है? मीशा ने अनिश्चित स्वर में कुछ बुदबुदाया, फिर कहा कि वह इस बारे में भूल जाए क्योंकि वह अच्छी तरह लड़ना जारी रखना चाहती थी। फिर भी उसने सावधानी से ब्यॉन की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम सिर्फ इसलिए मुझे अकेले लड़वाना चाहते हो क्योंकि तुम आलसी हो? ब्यॉन की गंभीर आवाज तुरंत उसके पीछे से आई, क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? मीशा तुरंत सहम गई और जल्दी से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। ब्यॉन ने सोचा कि मीशा के रैशनल आर्ग्यूमेंट्स के अलावा उसे उस पर गर्व था। मीशा की स्ट्रेंथ वास्तव में बहुत बढ़ गई थी और अब वह एक पावरफुल वेपन के साथ एक सुंदर योद्धा जैसी लग रही थी। ब्यॉन ने उम्मीद नहीं की थी कि वे गार्डियन की एसेंस प्राप्त करेंगे। लाइकैंथ्रोप की एसेंस येटी की एसेंस जितनी ही अच्छी थी। इस एसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल थे एजिलिटी में 10 पॉइंट्स की वृद्धि, कटिंग पावर में 12 पॉइंट्स की वृद्धि, कोल्ड सेंसिटिविटी में 15 पॉइंट्स की वृद्धि, कोल्ड रेजिस्टेंस में 10 पॉइंट्स की वृद्धि, फिजिकल रेजिस्टेंस में 7 पॉइंट्स की वृद्धि और फाइटिंग स्पिरिट में 10 पॉइंट्स की वृद्धि। प्रोटैगोनिस्ट को अच्छी तरह समझ आ गया था कि एक स्वर्ड्सवुमन के लिए कटिंग पावर बेहद जरूरी था और यह पैसिव स्किल वास्तव में इम्बा था। स्नो ब्लड नामक एक क्षमता कोल्ड सेंसिटिविटी को 1.5 गुना बढ़ा देती थी। जितनी देर वे जीवित रहते, यह उतनी ही उपयोगी होती जाती। साथ ही ये येटी की कोल्ड कंडेंसेशन के साथ बेहतरीन तालमेल बिठाती थी। एक अन्य क्षमता आइस क्रश फ्रॉस्टबाइट की स्थिति वाले दुश्मनों पर नुकसान थोड़ा बढ़ाती थी और फ्रोजन दुश्मनों पर तो बहुत ज्यादा। ये लगातार किए गए हमलों के लिए बेहद प्रभावी था। वहीं अनडोमिटेबिलिटी नामक क्षमता मोबिलिटी प्रभावित करने वाले सभी दुश्मन इफेक्ट्स हटा देती थी। हालांकि यह बहुत सारी एनर्जी खर्च करती थी, यह उन डैमेज फोकस लड़ाकों के लिए आदर्श थी जो क्राउड कंट्रोल के प्रति सेंसिटिव होते हैं। प्रोटैगोनिस्ट ने मीशा की ओर मुड़कर कहा, कोल्ड कंडेंसेशन के तुरंत बाद आइस क्रश का उपयोग करके देखो। मीशा ने संकोच किया, ये कॉम्बो सब कुछ तुरंत खत्म कर देगा। बस मारो, ब्यॉन ने सपाट स्वर में जवाब दिया। पहले तो मीशा सहमत होने वाली थी, पर जब उसने कोशिश की तो उसका विरोधी एक ही वार में गिर गया। उसके सामने एक और फ्रोजन वुल्फ आ खड़ा हुआ। इसका क्या मतलब है? वह हैरान होकर बोली। ब्यॉन ने नाराजगी में अपनी जीभ काट ली। लगता है इसकी ताकत के आगे कुछ नहीं किया जा सकता। वह दूसरी ओर मुड़ गया। इसे सेकंड फ्लोर पर चीख से आजमाते हैं। मीशा उठकर खड़ी हुई और अपने घुटनों से धूल झाड़ते हुए बोली, क्या मुझे वहां भी यही करना होगा? प्रोटैगोनिस्ट ने आंखें बंद कर लीं। क्या उसे सच में लगता है कि मैं उसे आराम दूंगा? वह कुछ सार्कास्टिक कहने ही वाला था, पर मीशा ने उससे पहले ही कह दिया, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। क्या तुम यही कहोगे कि आसान रास्ता लंबा रास्ता होता है ना? उसने अपनी तलवार थामे हुए एक उंगली ऊपर उठाए और प्रोटैगोनिस्ट की ओर आंख मारी, जिससे वह चकित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके विचारों को इतनी अच्छी तरह पढ़ लेगी। आखिरकार उसने स्वीकार किया, हाँ ठीक यही। इसके बाद मीशा नाक ऊंची करके उसके पास से गुजरी और बोली, चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए। ब्यॉन ने उसके कार्यों को देखते हुए मन ही मन सोचा, यह इतनी खुश क्यों है? क्या सचमुच मेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों को चुरा लेने से इसे इतना सुख मिलता है? वह आगे बढ़ती रही, अपनी पूंछ को रिदम में हिलाते हुए और किसी गाने को गुनगुनाते हुए।
इसी बीच ब्यॉन ने सोचा कि अगर वह कोई गलती करता है तो शायद वह शांत हो जाएगी। उसे बस ये दिखावा करना था कि उसने बहस हार गया है। मीशस गाइड आइटम नंबर 13। वे दोनों गुफा में आगे बढ़ते रहे, हल्के नीले चमक वाले क्रिस्टल से घिरे हुए। प्रोटैगोनिस्ट ने सोचा कि अब डार्क जोन शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वह अपना विचार पूरा कर पाता, सभी नीले क्रिस्टल अचानक लाल हो गए, मानो कोई खतरा आने वाला हो। ब्यॉन रुक गया और मीशा चौंक कर चिल्लाए, क्रिस्टल्स में कुछ गड़बड़ है। प्रोटैगोनिस्ट ने शांत भाव से जवाब दिया, लगता है किसी ने फ्लो लॉर्ड को बुला लिया है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, हमें बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। मीशा मुस्कुराए और सहमति में सिर हिलाया, लेकिन तभी उसे उसके शब्दों का वास्तविक अर्थ समझ आया। वह चीख पड़ी, क्या ये सचमुच फ्लो लॉर्ड है? प्रोटैगोनिस्ट ने अपने दांत पीस लिए। मीशा की चीख इतनी तेज थी कि उसके कानों को चोट पहुंच सकती थी। क्या रायस के बाद उसे पीटीएसडी हो गया है? उसने मीशा के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश की और समझाने लगा, थर्ड फ्लो के लॉर्ड के विपरीत फर्स्ट फ्लो का लॉर्ड काफी संतुलित है। इसे केवल तभी बुलाया जा सकता है जब 3 दिन बीत चुके हों और एक जगह 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा हों, और यह भी केवल एक संभावना है। इसके अलावा समनिंग के बाद पोर्टल्स बंद नहीं होते और फ्लो पर आने वाले मॉन्स्टर्स भी नहीं बदलते। सबसे बड़ा फायदा यह है कि रायस पूरे फ्लो को नष्ट कर देता है, जबकि यह मॉन्स्टर केवल चुपचाप चला जाता है अगर रेड विफल हो जाता है। मीशा ने अनिश्चित स्वर में पूछा, तो सब कुछ ठीक है? प्रोटैगोनिस्ट ने सिर हिलाया, हाँ, अब हमें चलना चाहिए। वे गुफा में आगे बढ़ते रहे और मीशा ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, ये कौन कर सकता है? इस फ्लो पर 5 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना कॉमन सेंस के खिलाफ है। ब्यॉन ने जवाब दिया, कोई नहीं जानता, शायद इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया हो। मीशा हैरान होकर बोली, जानबूझकर? क्या मतलब? ब्यॉन ने समझाया कि कोई क्लैन फ्लो लॉर्ड को मारना चाहता होगा। प्रोटैगोनिस्ट को अपने पास्ट लाइफ की याद आई, जब वह मॉनिटर स्क्रीन के सामने बैठकर दूसरे प्लेयर्स के क्वेस्ट्स देखा करता था। उसे वह व्यक्ति भी याद आया जिसने फर्स्ट फ्लो लॉर्ड की गाइड खरीदी थी। उसके पास तैयारी के लिए केवल 2 हफ्ते थे। शायद वह वाकई बहुत इम्पेशेंट था। बाद में इसके बारे में पता लगाना चाहिए। कुछ देर बाद जब वे आगे बढ़ रहे थे तो उनके ऊपर एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुआ, आप सेकंड फ्लो के लैंड ऑफ द डेड में प्रवेश कर चुके हैं। पोर्टल पार करते ही उनके सामने एक मृत वन, असंख्य पत्थर और नंगी जमीन दिखाई दी। ब्यॉन ने सोचा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सफर पूरे एक दिन का हो जाएगा। रॉथमिलर का अभाव वास्तव में खल रहा है। प्रोटैगोनिस्ट मुस्कुराया, बहुत समय बाद यहाँ आए हैं। उसे याद आया कि कितना कुछ घटित हुआ था। वह और अनार यहाँ स्केलेटन्स की हड्डियां तोड़ते थे, डेथ फील्ड को बुरी तरह पीटते थे और पूरे डंजन में खुशी खुशी घूमते थे। साथ ही उसे वह पागल औरत भी याद आई जिसकी वजह से वे लगभग मर ही गए थे। उस खतरनाक औरत को याद करके अचानक बुरा लग रहा है। मीशा ने उसकी ओर समझ नहीं पाने वाली नज़र से देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें वाकई यह जगह पसंद नहीं है? मुझे भी नहीं, मीशा ने कहा। उनके पैर कीचड़ में धंसते हुए आगे बढ़े और मीशा बोली, रॉकी डेजर्ट इससे बेहतर था। हालांकि यह जगह थोड़ी कंफ्यूजिंग है। प्रोटैगोनिस्ट जानता था कि उसने ये रास्ता किसी खास वजह से चुना था। यहाँ से थर्ड फ्लोर तक पहुंचना आसान था। वे डार्क फॉरेस्ट में आगे बढ़ते रहे, उत्तर की ओर जाते हुए। ब्यॉन ने सोचा कि चूंकि वे केवल 2 ही हैं, वे डेथ नाइट पर रेड कर सकते हैं। मीशा प्रोटैगोनिस्ट के बगल में चलते हुए मुस्कुरा रही थी, बिना ये जाने कि उसकी आगे की क्या योजनाएं हैं। ब्यॉन ने मन ही मन तर्क किया कि जिस मॉन्स्टर का वे अब शिकार करने जा रहे थे वह रैंक 6 का था। इससे वे सटीकता से समझ पाएंगे कि मीशा कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। साथ ही वे EXP भी फार्म कर पाएंगे। कुछ समय बाद रास्ते में वे उन्हीं मॉन्स्टर्स से मिले जो मुंह फैलाए प्रोटैगोनिस्ट और मीशा की ओर बढ़ रहे थे। ये काफी बड़े मॉन्स्टर्स थे। ब्यॉन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं इन्हें रोकूंगा। मीशा, तुम कंसेक्यूटिव अटैक्स पर ध्यान दो। मीशा ने पूछा, क्या तुम्हारा मतलब वही चीज है जिसे तुम फर्स्ट फ्लो पर आजमाना चाहते थे? हाँ, ब्यॉन ने जवाब दिया। इसके बाद उनके चेहरे गंभीर हो गए, लड़ने की इच्छा से भर गए। एक जोरदार बैटल क्राई के साथ वे दुश्मनों की ओर दौड़ पड़े। उनकी मूवमेंट्स तेज और सटीक थीं। ब्यॉन ने एक मॉन्स्टर से टकराकर उसके हमले को शील्ड से रोका, जबकि दूसरा मॉन्स्टर मीशा की ओर बढ़ा। उसने स्किलफुली दोनों विशालकाय मॉन्स्टर्स के बीच से फिसलते हुए अपनी नई पावर्स का उपयोग किया। राक्षस, जिसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था, हैरानी से देखता रहा जब उसका शरीर जमने लगा। मीशा ने एक साथ कोल्ड कंडेंसेशन और आइस क्रश का उपयोग किया, अपनी तलवार से एनर्जी की एक लहर राक्षस की ओर भेजी। लेकिन राक्षस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। तभी एक सिस्टम विंडो प्रकट हुआ। डेथ फील्ड ने कॉल ऑफ द डेड स्किल का उपयोग किया है। पल भर में ही ज़ोंबी जैसे प्राणी हर तरफ दिखाई देने लगे, सभी उठाए गए सैनिकों की तरह जो तुरंत प्रोटैगनिस्ट और मीशा की ओर बढ़ने लगे।
ब्यॉन, सावधान, मीशा चिल्लाई। इस समय तक प्रोटैगनिस्ट पहले ही अपने मुख्य विरोधी और इन ज़ोंबियों के बीच फंस चुका था। एक मरे हुए सैनिक ने उसके पैर में दांत गड़ा दिए, जबकि दूसरे ने कंधे पर काट लिया। खून बहने लगा, लेकिन अचानक घाव तेजी से भरने लगे। उसका हाथ लाल एनर्जी से ढक गया। ज़ोंबी हैरानी से ये देख ही रहा था कि प्रोटैगनिस्ट ने बिना किसी चोट के उसे आसानी से धकेल दिया। न सिर्फ ज़ोंबी, बल्कि उन्हें बुलाने वाला भी चिल्ला उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मीशा ने फिर से ब्यॉन का नाम पुकारा, अपनी तलवार घुमाते हुए ज़ोंबियों को मारती जा रही थी। तुम ठीक हो? वह मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके हाथ पर घाव का निशान तक नहीं बचा था, सिर्फ दांतों के निशान रह गए थे। क्या क्या तुम पहले ही ठीक हो गए? मीशा ने भ्रमित होकर पूछा। क्या तुम कोई राक्षस हो? ब्यॉन ने इसे तारीफ समझकर शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे इस तरह न देखो। लड़ाई पर ध्यान दो। उसने सोचा कि अब वह उसे इंसान समझना बंद कर देगी। कुछ समय बाद वे उत्तर की ओर बढ़ते रहे, अपने कैरेक्टर की विशेषताओं को बढ़ाते हुए। पीछे छूटे राक्षसों को उन्होंने फ्रॉस्टबाइट स्किल का उपयोग करके बेरहमी से मार डाला। मीशा धीरे धीरे समझ रही थी कि फ्रॉस्टबाइट इफेक्ट पैदा करने के लिए कितनी कोल्ड डैमेज की आवश्यकता होती है, हालांकि फ्रीजिंग तक नहीं पहुंच पाए। एक बार उन्हें काइमेरा वुल्फ मिला जिसमें कंट्रोल स्किल था। मीशा ने इसी समय इंडोमिटेबिलिटी का उपयोग करना सीखा। प्रोटैगनिस्ट ने गंभीर होकर कहा, यह स्किल बहुत सारी एनर्जी खर्च करती है। इसे सिर्फ जरूरी समय पर ही उपयोग करना। मीशा आत्मविश्वास से मुस्कुराई। क्या मैं तुम्हें कोई बिल्ली का बच्चा लगती हूं? लेकिन कुछ ही देर बाद वह थक कर चूर हो गई। प्रोटैगनिस्ट ने उसके कॉलर से पकड़कर उठा लिया। उसे पहले से ही यह अंदाजा था। यह अजीब है, मैं पूरी तरह खाली महसूस कर रही हूं, मीशा ने थकी आवाज में कहा। मुझे नीचे रख दो, मैं चल सकती हूं। इसके बारे में मत सोचो, ब्यॉन ने जवाब दिया। अगली बार अपनी ताकत समझदारी से खर्च करना। वह उसे एक दोषी बिल्ली की तरह उठाए हुए आगे बढ़ा, जबकि मीशा बहाने बनाती रही कि सब कुछ ठीक था। कुछ और समय बीतने के बाद उन्होंने आराम करने का फैसला किया। मीशा खंडहरों के अंदर एक कंबल पर सो रही थी, जबकि प्रोटैगनिस्ट आग की रखवाली कर रहा था। तभी अचानक उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। लोग पिछली लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे। प्रोटैगनिस्ट ने खंडहरों के पीछे से झांका। ऐसा लग रहा था कि ये लोग उनकी मौजूदगी से अनजान वहां डेरा डाले हुए थे। वह मीशा को जगाने ही वाला था कि तभी उसकी बातचीत ने उसे जमा दिया। ये लिटिल बार्बेरियन सो रहा है। उसे पता भी नहीं कि हम यहाँ हैं, एक खोजकर्ता ने कहा। दूसरा जवाब दिया, यह आदमी गहरी नींद में है, शायद दिल निकाल ले तो भी नहीं उठेगा। पहला खोजकर्ता मुस्कुराया, इसे और सोने दो। क्या तुम सहमत हो कि मैगी अपनी सामग्री ताज़ा पसंद करते हैं? ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट की आंखों में नफरत भर गई। ये वह बात थी जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वह खंडहरों के पीछे से पूरी तरह बाहर आ गया, दीवार का एक टुकड़ा अपनी मुट्ठी में कुचलते हुए। ये बच्चा खोजकर्ताओं के बीच सो रहा है, जो लकड़बग्घों की तरह हैं। उसे याद आया कि इनिशिएशन सेरेमनी पूरी करने वाले बार्बेरियंस में से एक तिहाई से भी कम बचे थे। जब उसने पूछा कि बाकियों का क्या हुआ, तो उसके पूर्व साथियों ने जवाब दिया, ज्यादातर मर चुके हैं। क्या ये सब राक्षसों की गलती थी? प्रोटैगनिस्ट के अंदर गुस्सा उबलने लगा, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा नहीं था। बातचीत जारी रही। मैं सोने जा रहा हूं, बाकी तुम देख लो, एक रिसर्चर बोला। क्या सचमुच मरी बारी है? दूसरे ने पूछा। जवाब मिलते ही पहरेदार बदल गया। ब्यॉन ने समझ लिया कि आज वे कुछ नहीं करने वाले। उसके दिमाग में तुरंत विचार आया, क्या इन सभी को मार देना चाहिए? उसका खून से सना हुआ शील्ड उसके संकल्प की पुष्टि करता प्रतीत हो रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा, यह आसान समाधान तो है, पर आदर्श नहीं। इस छोटे बार्बेरियन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई और रास्ता होना चाहिए। उसने मीशा को आवाज दी, जो तुरंत जाग गई। उठो, हमें तैयार होना चाहिए, ब्यॉन ने कहा। उधर उन लोगों के कैंप में जहां से बातचीत सुनाई दी थी, सब शांत था। वह बार्बेरियन बेफिक्र होकर जमीन पर सो रहा था, जबकि अन्य रिसर्चर आग के पास कंबलों पर आराम कर रहे थे। पहरेदार एक पत्थर पर बैठा आग की रखवाली कर रहा था। ब्यॉन ने गहरी सांस ली और फिर एक राक्षस की तरह जोर से चिल्लाया। कैंप में सभी जाग उठे। ये कौन है? मीशा ने हैरानी से पूछा। तुमने अचानक क्यों चिल्लाया? बस मन कर रहा था, ब्यॉन ने बिना किसी संदेह के जवाब दिया। जैसे ही वे कैंप के पास पहुंचे, ब्यॉन ने फिर चिल्लाकर कहा, लोग। मैंने लोग देखे। रिसर्चर तनाव से सख्त हो गए। एक ने रॉय नामक दूसरे रिसर्चर से कहा, उस मूर्ख बार्बेरियन को जगाओ। रॉय ने उसे पैर से धक्का दिया। बार्बेरियन ने आंखें खोलते हुए हैरानी से पूछा, मुझसे क्या चाहिए? क्या राक्षस आ गए? राक्षस नहीं, रिसर्चर हैं, रॉय ने धनुष थामे हुए जवाब दिया। बार्बेरियन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर मुझे क्यों जगाया? मैं तो इतनी मीठी नींद सो रहा था। रॉय ने चिढ़कर कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, रिसर्चर राक्षसों से कम खतरनाक नहीं होते। अब याद आया,
बाबेरियन मुस्कुराया, फिर खुश होकर बोला, क्या यह मेरा कोई रिश्तेदार है? प्रोटैगनिस्ट भी मुस्कुराया। रॉय ने उलझन से देखते हुए पूछा, यह क्या मतलब? बाबेरियन खुशी से उछलकर प्रोटैगनिस्ट की ओर भागा। नमस्ते। ब्यॉन भी उसी उत्साह से उसकी ओर दौड़ा। मेरा नाम शैरन है, तारों का बेटा, बाबेरियन ने कहा। प्रोटैगनिस्ट का हाथ मजबूती से थामकर कंधे से कंधा टकराया। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं बायन हूँ, थौ का बेटा, ब्यॉन ने अपने झूठे नाम से जवाब दिया। उनके बीच एक अजीब सी खुशी का माहौल था, जैसे दो बच्चे मिले हों। ये दृश्य देखकर मीशा समेत बाकी सभी हैरान थे। ये दोनों बाबेरियंस अब क्या कर रहे हैं? मीशा ने भ्रमित होकर पूछा। वह जानती थी कि ब्यॉन दिखावा कर रहा है, लेकिन फिर भी इस अजीब व्यवहार को देखकर दूर हटना चाहती थी। बाबेरियन ने खुशी से मुस्कुराते हुए घूमकर अपने साथी रिसर्चर्स से पूछा कि क्या वे ये देख रहे हैं। उसने अपने हथियार नीचे रखने को कहा, क्योंकि ब्यॉन थौ का बेटा कोई बुरा एक्सप्लोरर नहीं था। ब्यॉन ने उसी मुस्कान के साथ पुष्टि की, हाँ, मैं बुरा एक्सप्लोरर नहीं हूँ। शैरन ने भारी सांस लेते हुए ब्यॉन को बाबेरियन कहकर बोला, जिस पर प्रोटैगनिस्ट ने चमकती आंखों से सुधारा, मैं थौ का बेटा ब्यॉन हूँ। शैरन ने सिर हिलाया, नाम वाकई महत्वपूर्ण है। एक रिसर्चर ने प्रोटैगनिस्ट को थौ कहकर बुलाया तो ब्यॉन खुशी से चिल्लाया, थौ मेरे पिता हैं। रिसर्चर खांसकर उसके नाम से बुलाने लगा, पर ब्यॉन ने फिर टोका, हम एक दूसरे को अभी ठीक से जानते भी नहीं। पूरा नाम बोलो। उसकी बच्चों जैसी उत्साही एनर्जी ने रिसर्चर्स को और भड़का दिया। एक ने अपने होंठ काते हुए गुस्से से ब्यॉन की ओर देखा। क्या समस्या है? ब्यॉन ने मासूमियत से पूछा। कांपते हाथों वाले रिसर्चर ने जवाब दिया, तो फिर मैं तुम्हें पूरे नाम से बुलाता हूँ और सुझाव दूंगा कि तुम अपने रास्ते चले जाओ। हम यहाँ आराम कर रहे हैं। ये तो और भी बेहतर है, ब्यॉन ने अचानक खुशी से चिल्लाते हुए कहा। हम भी ठहरने की जगह ढूंढ रहे थे। उसने रिसर्चर्स की ओर हाथ फैलाए, क्या हम रात भर के दोस्त बन सकते हैं, है ना रॉय? रिसर्चर्स हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। प्रोटैगनिस्ट ने मन ही मन नोट किया कि उनके चेहरे साफ बता रहे थे कि ब्यॉन उन्हें ऊबा रहा था, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। रिसर्चर ने अपना हथियार कसकर पकड़ा। दूसरी फ्लो पर रात भर के दोस्त नहीं ढूंढे जाते, विश्वासपात्र लोगों के साथ ही आगे बढ़ना समझदारी है। ब्यॉन ने हाथ चौड़े करके पूछा, तो क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? रिसर्चर के हाँ कहते ही प्रोटैगनिस्ट ने अचानक गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम लोगों के दिमाग सिर्फ सजावट के लिए हैं क्या? हम 7 लोग शिफ्ट बांट लें तो हर कोई ज्यादा सो पाएगा। शैरन हैरानी से मुंह खोलकर चिल्लाया, ये तो गजब का विचार है। मुझे नहीं पता था। रिसर्चर्स के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। उनमें से एक ने फिर से हस्तक्षेप करने की कोशिश की, हम खुद का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन तभी शैरन और ब्यॉन पहले ही दोस्त बन चुके थे। तुम सच में बहादुर योद्धा हो, शैरन ने कहा। ब्यॉन हंस पड़ा, शुक्रिया। तभी रिसर्चर की नज़र मीशा पर पड़ी। उसने उसके होंठों और आकर्षक रूपों को देखकर नर्वस गटकना खाया। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने मीशा से पूछा। मीशा ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, जो बाबेरियन के साथ हो वो बुरा नहीं हो सकता। असल में वह अंदर से गुस्से से उबल रही थी, पर अपनी मुट्ठियां पीछे छिपा लीं। उसने प्रोटैगनिस्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, इसने अपना हथियार खो दिया है, मैं इसे पहरेदारी नहीं सौंप सकती। रिसर्चर ने नकली उदासी के साथ कहा, क्या सचमुच खो गया? हाँ, राक्षस भाग गया मेरा हथियार लेकर, ब्यॉन ने झट से झूठ गढ़ दिया। शैरन ने उत्साहित होकर कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे मुंह के तो हैं। रिसर्चर्स ने चालाक मुस्कानों के साथ आपस में देखा। ठीक है, तुम यहाँ रुक सकते हो, उनमें से एक बोला, लेकिन आखिरी पहर तुम्हारा होगा। ब्यॉन और मीशा जमीन पर लेट गए, नाटकीय ढंग से सोने का अभिनय करते हुए। क्या मुझे वाकई यह करना पड़ेगा? मीशा ने फुसफुसाया। थोड़ा और सहन करो, प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया, फिर मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा। कुछ देर बाद, जब रिसर्चर्स को लगा कि दोनों गहरी नींद में हैं, वे अपनी असली योजना पर अमल करने के लिए उठे। प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत भांप लिया, 2 उनकी ओर बढ़ रहे थे और एक शैरन की तरफ। जैसे ही वे वार करने ही वाले थे, ब्यॉन ने जोर से जम्हाई ली। क्या तुम भी भूख से जाग गए? उसने मासूमियत से पूछा। रिसर्चर्स ने तुरंत हथियार छिपा लिए। हाँ, हमारे पास कुछ जर्की बची है। मीशा भी उठ खड़ी हुई। सचमुच? ब्यॉन ने पीठ फेरते हुए पूछा। रिसर्चर ने मन ही मन उसे कोसा और अपने हथौड़े से उसके सिर पर वार कर दिया, पर कोई नुकसान नहीं हुआ। यह कैसे? रिसर्चर हैरान रह गया। प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे मुड़ा, क्या चल रहा है? ब्यॉन ने मन ही मन गाली दी, कम से कम वार जारी रखने की कोशिश करता। वह पलटकर बोला, तुमसे गलती से वार हो गया है न? भूखे होने पर भी इतना चूकना असंभव है। रिसर्चर ने डर से कांपते हुए कहा, हाँ, गलती हो गई, माफ करना। माफी बहुत देर से मिली, ब्यॉन ने ठंडे स्वर में कहा और अपने मुक्के से उसके दांत उड़ा दिए। दूसरा रिसर्चर स्तब्ध रह गया। तुम्हें भी गलती हुई थी ना? प्रोटैगनिस्ट ने धीमी, खतरनाक आवाज में पूछा। क्या ये सच में सोचते हैं कि सभी बार्बेरियंस इतने बेवकूफ होते हैं?
शोर सुनकर शैरन जाग गया। वह जमीन पर उठकर बैठा और पूछा, क्या चल रहा है? रॉय उसके पीछे खड़ा होकर एक तीर चढ़ा रहा था, जबकि ब्यॉन के पास खड़े रिसर्चर ने जोर से चिल्लाकर कहा, रॉय, शैरन को मार डालो। शैरन ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी की चमक में अपने साथी के तीर को देख लिया। आखिरी पल में वह प्रतिक्रिया देने में कामयाब रहा। उसने अपने सिर को बचाने के लिए हाथ से तीर पकड़ लिया। तीर उसके हाथ में घुस गया, पर यह जान से हाथ धोने से तो बेहतर था। शैरन ने अपने दांत पीसते हुए तीर की नोक को देखा, जो उसकी आंख से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर दूर थी। रॉय, तुम क्या कर रहे हो? शैरन गुस्से से उठ खड़ा हुआ। दूसरा रिसर्चर डर के मारे पीछे हट गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। शैरन का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उसने रॉय की गर्दन पकड़कर उसे घोंटना शुरू कर दिया। बोलो, मुझ पर गोली क्यों चलाए? रॉय के मुंह से झाग निकलने लगा, जिसे देखकर बचा खुचा रिसर्चर सहम गया। रॉय ने छटपटाते हुए कुछ बोलने की कोशिश की, पर शैरन नाराज था। क्या तुम जवाब नहीं दोगे? तभी मीशर ने पीछे से आखिरी रिसर्चर पर वार किया, जो खांसता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। पहले तो मुझे थोड़ा संदेह था, मीशर ने उसके ऊपर खड़े होकर कहा, लेकिन ब्यॉन सही था। ये लोग वाकई मारॉडर हैं। उसने निराशा से उन्हें देखा। एक रिसर्चर ने दूसरे से पूछा, तुमने इस बार्बेरियन को क्यों रुकने दिया? क्या तुम हमें भी मरवाना चाहते थे? रॉय के कांपते हाथों में उनकी हाल की बातचीत की रिकॉर्डिंग थी। वह डर से कांपते हुए उस घृणित संवाद को पढ़ने लगा। ये बार्बेरियन तो मरने के लिए ही मांग कर रहा है, एक आवाज ने कहा था। दूसरी आवाज ने जवाब दिया, ये सस्पिशियस लग रहा है। हालांकि यह बार्बेरियन है, पर इतना बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता। शैरन ने अपने पूर्व साथी को भयभीत नजरों से देखा, जबकि ब्यॉन हाथ चौड़े किए खड़ा था। रॉय ने पढ़ना जारी रखा, ये कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। पहली आवाज ने जवाब दिया, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? हमने इतने सारे बार्बेरियंस को मार डाला है। ये चलते फिरते मूर्ख हैं। रॉय ने पढ़ना समाप्त किया और भी ज्यादा कांपने लगा। ब्यॉन, मीशर और शैरन उसके ऊपर खड़े थे। रॉय ने डरी हुई नजरों से उन्हें देखा। क्यों रुक गए? प्रोटैगनिस्ट ने पूछा। ब्यॉन ने कहा, लगता है रॉय को लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं। प्रोटैगनिस्ट ने रॉय की उंगली पकड़कर जोर से दबाई। रॉय चिल्लाया और अगले ही पल उसकी उंगली टूट चुकी थी। पढ़ना जारी रखो, प्रोटैगनिस्ट ने ठंडे स्वर में कहा। रॉय ने सिसकते हुए पढ़ा, ये मूर्ख चलते फिरते राक्षस हैं। खासकर लड़ाई के प्रति उनका रवैया देखकर तो यही लगता है। शैरन का चेहरा गुस्से और निराशा से भर गया। ये शब्द किसने कहे? उसका हाथ जिसमें कुल्हाड़ी थी कांप रहा था। उसने एक समय इन लोगों पर भरोसा किया था। रॉय ने डरते हुए जवाब दिया, विक्टर ने। शैरन ने कहा, मुझे सब समझ आ गया। फिर प्रोटैगनिस्ट ने रॉय से पढ़ना जारी रखने को कहा। अगली पंक्तियों में लिखा था कि बार्बेरियन के बिना भी उन्हें लूटने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जब रॉय ने उस हिस्से पर पहुंचा जहां रिसर्चर्स ने बीस्ट वुमन के बारे में बात की थी, मीशर का ध्यान खींचा गया। वह बार्बेरियन जितनी ही मूर्ख है, लेकिन उसका चेहरा सुंदर है, रॉय ने पढ़ा। दूसरी आवाज ने पूछा था, क्या तुम सच में उसके साथ सोने वाले हो जो एक बार्बेरियन के साथ रहती है? ये सुनते ही मीशर जोर से चिल्लाए। वह शर्म और गुस्से से लाल हो गई। उसने तुरंत रॉय के हाथ से नोटबुक छीन ली और उसे पलटने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसका गुस्सा बढ़ता गया। ये किसने कहा? मीशर ने गुस्से में पूछा। प्रोटैगनिस्ट शांति से खड़ा रहा। मीशर ने उससे कहा, मैं इस मूर्ख को खुद संभाल लूंगी। ब्यॉन ने उसे इजाजत दे दी। आगे पढ़ने पर पता चला कि वे किसको मारने की योजना बना रहे थे। रॉय ने कहा, शैरन तुम्हें खुद ही मार देगा, क्योंकि तुमने उसे अपने रवैये से गुस्सा दिला दिया। ये सुनकर शैरन स्तब्ध रह गया। क्या मैंने कुछ गलत किया था? उसने अपने घायल हाथ को देखा जिसमें तीर घुसा हुआ था। फिर उसने प्रोटैगनिस्ट का झूठा पूरा नाम लेकर पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? जवाब शैरन ने खुद ही दे दिया। उसने रॉय का सिर काट डाला और अपने हाथ से तीर निकाल फेंका। आर्चर का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। जहां तक नेता की बात थी, मीशर ने पहले उसके अंत कुचल डाले, फिर उसे छुरा घोंप दिया। आखिरी बचा हुआ आदमी जो रोते हुए माफी मांग रहा था, उसका भी वही हश्र हुआ। प्रोटैगनिस्ट उसके सामने बैठ गया। क्या अब तुम एक अच्छे मारॉडर बनोगे? उसने पूछा। आदमी ने कहा कि वह समझ नहीं पा रहा। जैसे ही ब्यॉन ने उसका सिर अपने बड़े हाथों में लिया, वह चिल्लाया कि वह सब कुछ करेगा। पर प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यह आदमी खुद नहीं जानता कि क्या बक रहा है। ब्यॉन ने सोचा, एक अच्छा मारॉडर कैसे हो सकता है? अगले ही पल एक चीख गूंजी और रिसर्चर्स का आखिरी सदस्य भी मर चुका था। अब आराम का समय था। शैरन ने अपने घायल हाथ पर पोशन का इस्तेमाल किया। ब्यॉन ने नोट किया कि शैरन ने जानबूझकर निशान छोड़ दिया था, क्योंकि उसने बहुत कम पोशन डाली थी। बार्बेरियंस निशानों को पदक की तरह देखते हैं, ये उन्हें उनकी गलतियों की याद दिलाते हैं ताकि वे मजबूत बन सकें। ब्यॉन ने मृतकों से प्राप्त कवच की ओर इशारा करते हुए शैरन से कहा कि वह जो चाहे ले ले। शैरन ने संक्षिप्त जवाब दिया, मैं इस लायक नहीं।
पर ब्यॉन ने कहा, तुमने एक को मार डाला। अंततः शैरन ने हाँ कर दी। उसने लीडर का कवच उठाया और मजबूती से पकड़ लिया। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि एक बार्बेरियन के लिए 2 हाथों में हथियार होना अच्छा होता है। मीशा ने अपने बैकपैक से एक और कवच का टुकड़ा निकाला, पर शैरन ने कहा कि बाकी सब उसके लिए छोटा था। तो फिर बेच देना, ब्यॉन ने सुझाव दिया। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें फर्स्ट फ्लोर तक ले चलेंगे। मीशा भी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद वे क्रिस्टल केव फ्लो के साउथ पोर्टल पर पहुंचे। शैरन ने प्रोटैगनिस्ट के झूठे नाम से बोला तो ब्यॉन ने कहा, मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। झूठ के लिए क्षमा चाहूंगा। जब प्रोटैगनिस्ट ने अपना असली नाम बताया तो शैरन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कहा, तुम बहुत मशहूर हो। मीशा ने गर्व से अपने हाथ कमर पर रखते हुए कहा कि प्रोटैगनिस्ट को वाकई लिटिल बुलन के नाम से जाना जाता था। शैरन ने कर्तव्यभाव से चिल्लाकर कहा, तुमसे मिलकर बड़ा सम्मान हुआ। उसने प्रोटैगनिस्ट के प्रसिद्ध नाम का उच्चारण करते हुए मुस्कुराया। फिर तो तुम लूट में से अपना हिस्सा लेने से इनकार नहीं करोगे, शैरन ने कहा। उसने आशा और उत्साह से भरे हाथों में सामानों की एक थैली थाम ली। मैं ये सब बेचकर जरूरी सामान खरीदूंगा। ब्यॉन ने उसे सहमति दी, ये सही है। याद रखो, जितना मजबूत बनोगे, युवा योद्धाओं के लिए जीवन उतना ही आसान होगा। शैरन ने गर्व से चिल्लाकर जवाब दिया, मैं समझ गया। फिर और जोर से बोला, हमारी जाति की जय। उस पल में बार्बेरियंस सबसे कमजोर प्रजाति माने जाते थे। अधिकांश दिन भर आलस में पड़े रहते, अपनी असीम शारीरिक क्षमता को व्यर्थ गंवा देते। उनकी मांसपेशियों और लंबाई के बावजूद उचित प्रशिक्षण के अभाव में कई बार्बेरियंस बुरे इरादों वालों या राक्षसों का शिकार हो जाते। लेकिन क्या हो अगर हम काबिल बार्बेरियंस की संख्या बढ़ाना शुरू करें? ब्यॉन ने सोचा, युवा लंबे समय तक जिएंगे, फिर स्वयं उन्नत रिसर्चर्स बनेंगे, और यह चक्र शुरू हो जाएगा। उसे एहसास हुआ कि इससे बार्बेरियंस का प्रभाव भी बढ़ेगा। मेज समुदाय इसका प्रमाण था, उनके टावर के बिना क्या वे इतना घमंड दिखा पाते? हो सकता है यह एक दिन बार्बेरियन विद्रोह का कारण बने। हालांकि ब्यॉन अपने योगदान को नगण्य मानता था, पर शैरन जैसों की मदद करके वह संभावना बढ़ा सकता था। सुनो, प्रोटैगनिस्ट ने शैरन से कहा, जो तुरंत एकाग्र हो गया। ब्यॉन ने सलाह दी, टीम चुनते समय ध्यान रखना कि उसमें कम से कम एक नॉन ह्यूमन हो। उसने भविष्य में काम आने वाले कई सुझाव दिए। शैरन ने आभार जताते हुए कहा, दयालुता की मुस्कान के पीछे कुल्हाड़ी छिपाना वाकई शानदार रणनीति है। ब्यॉन और मीशा ने उससे निकलती दुर्भावनापूर्ण ऑरा को महसूस करते हुए सिहरन अनुभव की। अब से मैं सिर्फ ह्यूमंस को रात भर का दोस्त बनाऊंगा, शैरन ने दांत पीसते हुए कहा। अगर कोई असली चेहरा दिखाएगा तो मैं उसकी खोपड़ी फोड़ दूंगा। उसने थैली को जोर से पकड़ा, अपनी पागल आंखें प्रोटैगनिस्ट पर गड़ाए हुए। ब्यॉन को तभी समझ आया, यह आदमी खतरनाक था। शैरन बोलता रहा, जब मैं किसी युवा योद्धा से मिलूंगा तो उसे तुम्हारी तरह सलाह दूंगा, हमारी जाति के लिए। मीशा की पूंछ खतरे को भांपकर सख्त हो गई। प्रोटैगनिस्ट ने सहमति में सिर हिलाया, मन ही मन सोचते हुए कि इस आदमी से पंगा लेने वाला बुरी तरह फंसेगा। शैरन ने अपने सफेद दांत दिखाते हुए पागलों की तरह ठहाका लगाया और चला गया। 2 दिन बाद लैंड्स ऑफ द डेड। ब्यॉन और मीशा अपनी यात्रा पर थे। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि शायद डेथ नाइट को भूल जाना चाहिए, वह उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। उदास मत हो, मीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कहानी क्या सचमुच सच है? लैंड्स ऑफ द डेड में 7वें दिन एक विशाल कब्र से निकलने वाला डेथ नाइट। उसने मजाक उड़ाया, किताबें हमेशा सच नहीं बताती। तुम्हें लाइब्रेरी से बाहर निकलकर कभी टहलना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने संदेह से पूछा, यह विकल्प क्यों? मीशा शर्मिंदा होकर जमी हुई, उसे जवाब नहीं सूझ रहा था। ब्यॉन ने भारी सांस लेकर कहा कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तभी अचानक प्रोटैगनिस्ट के रोंगटे खड़े हो गए। मीशा, क्या तुमने भी कुछ महसूस किया? उसने पूछा। हाँ, मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, मीशा ने कहा। एक सिस्टम विंडो प्रकट हुआ। ग्रज स्किल का प्रभाव, हीलिंग और रीजेनरेशन कम हो गए हैं। प्रोटैगनिस्ट ने अपना होंठ काट लिया जब तक खून नहीं निकल आया। वह अपने घाव को देखता रहा जो सामान्यतः कुछ सेकंड में भर जाता था। 6 सेकंड, ब्यॉन ने गिना, पर घाव भरने का नाम नहीं ले रहा था। खून उसकी चिन से बहता रहा। तुम सही थे, मीशा ने कहा। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि डेथ नाइट बहुत नजदीक होगा। वे दोनों सही दिशा में दौड़ पड़े। एक्टिव स्किल ऑफेंस के प्रभाव से प्रोटैगनिस्ट समझ गया कोई और भी इस राक्षस का इंतजार कर रहा था। ब्यॉन ने अपनी घड़ी निकालते हुए सोचा, क्या ये कोई प्ले है? उसे अब और सावधान रहना होगा। हम क्या करेंगे? मीशा ने पूछा। ब्यॉन ने कोई जवाब नहीं दिया, आगे दौड़ता रहा। जैसे ही वे नजदीक पहुंचे, उन्होंने डेथ नाइट से लड़ते रिसर्चर्स का पूरा दल देखा। ब्यॉन ने अपने मेस को घुमाते हुए बार्बेरियन की तरह चिल्लाया और एक ही वार में राक्षस के सिर पर प्रहार किया। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, डेथ नाइट पराजित। जोड़ 4 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए। आसपास के सभी लोग भयभीत नजरों से इस शक्ति को देख रहे थे।
डरो मत, मैं तुम सबको बचाऊंगा, ब्यॉन ने चिल्लाया। उसका मूर्ख बार्बेरियन मोड चालू हो गया था। रिसर्चर्स ने भ्रमित होकर पूछा, यह क्या हो रहा है? ये कहाँ से आया? मीशा प्रशंसा से प्रोटैगनिस्ट को देख रही थी। मैंने तुम्हारी मदद की, तुम गुस्सा क्यों हो? प्रोटैगनिस्ट ने पूछा। मीशा ने रिसर्चर्स से माफी मांगते हुए झुककर प्रणाम किया। उनके समूह की एक लड़की चिल्लाई, क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो? एक रिसर्चर ने उसे रोक लिया। मुझे याद आया, रिसर्चर ने कहा, तुम वही लिटिल बुलन हो जिसने थर्ड फ्लोर पर हमारी मदद की थी ना? ब्यॉन को भी याद आया, ये वही आदमी था जिसने रायस से लड़ाई के दौरान रिसर्चर्स को बाहर निकाला था। क्या ये भी कोई प्लेयर है? क्या ये सचमुच लिटिल बुलन है? रिसर्चर्स ने पूछा। एक ने अपनी जांघ पर हाथ रखकर कहा, यह सब एक गलतफहमी थी। वह हमारी मदद करना चाहता था। ऐसा नायक कभी जानबूझकर आखिरी बार नहीं करेगा, रिसर्चर ने कहा। ब्यॉन ने सोचा, क्या यही सेलिब्रिटी होने का फायदा है? लगता है भाग्य ने हमें फिर मिला दिया। रिसर्चर मुस्कुराया, हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना चाहिए। मैं हंस हूं, उसने कहा। प्रोटैगनिस्ट का हाथ हवा में जम गया जब हंस ने अपना पूरा नाम बताया, हंस क्रिसन। यह क्या मतलब? प्रोटैगनिस्ट ने घृणा से अपना हाथ खींचते हुए पूछा। हंस ने हैरानी से माफी मांगी। हमें जाना होगा, ब्यॉन चिल्लाया। उसने मीशा का हाथ पकड़कर खींचा, मन ही मन कोसते हुए। क्या कोई प्लेयर हंस के शरीर पर कब्जा कर सकता है? ये बहुत ज्यादा था। वे जल्दी से वहां से भाग निकले। मीशा ने हैरानी से ब्यॉन की ओर देखा, तुम क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में स्पष्ट नाराजगी झलक रही थी। ब्यॉन ने केवल ये कहते हुए जवाब दिया कि वह बाद में समझाएगा, फिलहाल उन्हें भागना होगा। भ्रमित होकर वह पीछे मुड़कर देखता रहा, ये सोचकर कि यह सब क्यों हुआ। प्रोटैगनिस्ट का दिल धड़क रहा था। उसने सोचा कि क्या उसे अगली बार नमक साथ लेकर चलना चाहिए। दोपहर को रैपिडी के डंजन पोर्टल से शैरन बाहर निकला। उसके साथ आए अन्य लोग अपने प्रियजनों से गले मिलकर शांति के पलों का आनंद ले रहे थे। शैरन ने आकाश की ओर देखकर जोरदार ठहाका लगाया, जिससे आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। कुछ बार्बेरियंस जो उसे जानते थे हैरानी से पूछने लगे, क्या ये सचमुच तारों का बेटा शैरन है? वे उसकी ओर देखते रहे जबकि वह कई थैलों से लदा हुआ था। शैरन ने खुशी से बोला कि हम सभी जिंदा हैं। उसके हाथों में उपकरणों से भरे थैलों का भार उठाना मुश्किल हो रहा था। एक बार्बेरियन ने पूछा, ये सारा सामान क्या है? एक युवती ने आश्चर्य से पूछा, क्या ये सचमुच सारा उपकरण है? तीसरे ने नाराजगी से पूछा, कहीं तुम लूटपाट तो नहीं करने लगे? शैरन ने भारी सांस लेकर कहा, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? फिर उसने सभी बार्बेरियंस को इकट्ठा होने बोला। धीरे धीरे और भी बार्बेरियंस आते गए, हैरानी से पूछते हुए कि यह सब सामान कहाँ से आया और लैबिरिंथ में क्या हुआ था। जब कुछ लोगों ने उन्हें राक्षस कहा तो बार्बेरियंस क्रोधित हो उठे। वे स्वयं को योद्धा मानते थे। जैसा कि अपेक्षित था, वे प्रोटैगनिस्ट के नाम का जयघोष करने लगे, उसे लिटिल बेलन कहकर बुलाते हुए। उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने बुरे मरॉडर्स के इरादों को पहले ही भांप लिया था, उसे महान और बुद्धिमान नेता बताया। शैरन ने लूट का थैला ऊपर उठाते हुए कहा, यह सब मुझे प्रोटैगनिस्ट की सलाह से मिला है। आसपास का वातावरण देशभक्ति से भर उठा। सभी बार्बेरियंस ने प्रोटैगनिस्ट को महान योद्धा बताते हुए उसका गुणगान किया। शैरन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें वह सब सिखाऊंगा जो प्रोटैगनिस्ट ने मुझे सिखाया। उसकी गर्दन की नसें फूल गईं जब उसने अपना जोशीला भाषण दिया। ब्यॉन कैंडल का पुत्र ने कहा था कि यह हमारी जाति की महानता की पहली सीढ़ी है। 9वें दिन का दूसरा भाग, ब्लैक रिवर का मुहाना। एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुआ। कैरेक्टर ने तीसरी फ्लोर पिलग्रिम्स पाथ में प्रवेश किया। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अगली बार उसे एक स्काउट साथ लेना चाहिए। वे रिसर्चर्स के एक समूह को खोजकर उनके पीछे पीछे पोर्टल तक पहुंचे थे, पर ऐसा हमेशा संभव नहीं होगा। मीशा ने सतर्कतापूर्वक चारों ओर देखा, अपने कान हिलाते हुए आवाजों को सुनने की कोशिश की। उसने पूछा, क्या हंस से मिलना इतना बुरा संकेत था? क्या हमें वापस लौटकर पहली फ्लोर छोड़ देनी चाहिए? उसने कहा कि उसे बुरा एहसास हो रहा है। ब्यॉन ने तर्क दिया कि अगर हंस का श्राप वास्तविक है तो शहर लौटने पर भी वे सुरक्षित नहीं होंगे। उसने कहा कि बेहतर होगा कि वे अपने काम पर ध्यान दें। जैसे ही वे जंगल की ओर बढ़े, मीशा ने घबराहट में कहा, कम से कम तुम मुझे कुछ तो बताओ। मैं वाकई बुरा महसूस कर रही हूँ। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया, अपनी चिंता किसी के साथ बांटने से वह हल्का महसूस कर रहा था। मीशा ने गुस्से और शर्म के मिश्रित भाव से पूछा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उसने उसे पागल बार्बेरियन कहकर बोला। ब्यॉन ने मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ मैं हूँ। मीशा ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, झूठ मत बोलो। तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम सच कह रहे हो। ब्यॉन ने कहा, लगता है मैं तुम पर भरोसा करने लगा हूँ, और मुझे खुद भी नहीं पता कि यह कब हुआ। मीशा स्तब्ध रह गई। उसने शर्माते हुए पूछा, ये सचमुच सच है?
फिर गर्व से कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, अकेले दुख नहीं झेलना चाहिए। तभी प्रोटैगनिस्ट ने सार्कास्टिक अंदाज में कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। और अचानक गायब हो गया। मीशा ने गुस्से में उसे हर तरह के बुरे शब्द कहे, फिर चिल्लाई, रुको, मुझसे डरो और भागो मत। वे जल्द ही नदी के किनारे पहुंचे। प्रोटैगनिस्ट पानी में घुसा, जिसकी गहराई उसके टखनों तक थी। उसने मीशा को गोद में उठा लिया ताकि वह गीली न हो, और किनारे पर उतरते ही उसे नीचे उतार दिया। ब्यॉन ने सोचा कि शायद वे बस समय रहते पहुंच गए थे पानी का स्तर बढ़ने से पहले। हालांकि आराम करने के लिए अच्छी जगहें पहले ही ऑक्यूपाइड हो चुकी थीं। मीशा ने घमंड से कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, क्योंकि मेरा दिल अच्छा है, न कि इसलिए कि मैं गीली नहीं होना चाहती। ब्यॉन ने भारी सांस लेकर उसे जमीन पर उतारा और कहा, पानी पत्थर को भी घिस देता है। उनकी बातचीत एक अप्रसन्न आवाज से टूट गई। क्या तुम चुप हो सकते हो? लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं। मीशा ने माफी मांगते हुए कहा कि वे शांत रहेंगे, फिर अचानक पहचान लिया कि यह आवाज परिचित थी। हकुरो, उसने पुकारा। हकुरो ने आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनकी टीम के तीनों सदस्य कंबल पर बैठे हुए थे। मीशा ने जल्दी से उनके पास जाते हुए कहा, हम सभी निश्चित रूप से भाग्य से जुड़े हुए हैं। हकुरो ने रुचि से पूछा कि उनका कार्य कैसा चल रहा है। प्रोटैगनिस्ट सिहर गया और बताया कि वह कार्य पहली फ्लोर पर था और ग्राहक शहर लौट चुका था। ब्यॉन ने पूछा, मैंने सोचा था तुम दूसरी फ्लोर पर रुकने वाले थे। हकुरो मुस्कुराया, हमने दूसरी फ्लोर का काम जल्दी पूरा कर लिया, इसलिए बैकअप कार्य ले लिया। उसने बताया कि तीसरी फ्लोर पर उन्हें फ्रॉग सॉसरर की आंखें लानी थीं, जिसके लिए 2 मिलियन स्टोन्स मिलेंगे। कार्य शुरू हुए 3 दिन भी नहीं बीते थे कि मीशा ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये सचमुच सब कुछ है? क्या हमने इसे पूरा कर लिया? वाल्की ने खुशी से कहा कि उसका पसंदीदा डिस्टॉर्शन स्किल काम कर गया था। उसने मीशा की ओर मुड़ते हुए कहा कि वह उनकी शुभकामना ताबीज की तरह थी। हकुरो ने मुस्कुराते हुए वाल्की से कहा, तुम मीशा को गुलाबी चश्मे से देख रहे हो। सच तो यह है कि यह सब ब्यॉन की वजह से हुआ, क्या तुम नहीं देखते कि लक्स कैसे उसका फॉलो करता है? प्रोटैगनिस्ट ने यह सुनकर विडंबना भरे अंदाज में सोचा कि ऐसा नहीं था। अब जब काम पूरा हो गया है तो हम चौथी फ्लोर पर क्यों न चले जाएं? प्रोटैगनिस्ट ने सुझाव दिया। हकुरो ने जवाब दिया कि वे वहीं रुकेंगे, क्योंकि समय सीमित था, लेकिन फिर भी पहुंचने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने कहा, तो फिर हमें शव को काटकर आगे बढ़ना चाहिए। वाल्की हैरान रह गया, शव काटने से तुम्हारा क्या मतलब है? 3 दिन की यात्रा के बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुआ, कैरेक्टर ने एक विशेष जोन में प्रवेश किया है, विचेस फॉरेस्ट का फील्ड इफेक्ट एक्टिव हुआ है। तीसरी फ्लोर बंद होने से 3 घंटे पहले वे पोर्टल तक पहुंचे। सभी रस्सियों से बंधे हुए पोर्टल के सामने खड़े थे। प्रोटैगनिस्ट ने रॉथमिलर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने बेहतरीन काम किया था। जैसे ही ब्यॉन पोर्टल में प्रवेश कर रहा था, उसे एक परिचित सी आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पोर्टल ने उसे अंदर खींच लिया। जब वह सही जगह पहुंचा तो एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, कैरेक्टर ने स्काई टावर की चौथी फ्लोर में प्रवेश किया। प्रोटैगनिस्ट ने पोर्टल की ओर पीछे मुड़कर देखा, क्या वह आवाज वास्तव में अर्वन की थी? उसे सोचने का मौका नहीं मिला। सभी चिल्लाने लगे कि वह क्यों धीमा चल रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने गुस्से में अपना ध्यान युद्ध पर केंद्रित किया। ये स्काई टावर था और मॉन्स्टर्स तुरंत हमला करने लगे। उसने अपनी टीम से माफी मांगते हुए युद्ध की मुद्रा अपनाई। ब्यॉन ने स्थिति का आकलन किया, उनमें एक ऑक सॉसरर, स्टोन गोलम, लिविंग आर्मर और एक दुल्हन था। यह एक खतरनाक और दिलचस्प संयोजन था। उसने हकुरो के साथ मिलकर अपनी शील्ड को मजबूती से पकड़ लिया। जब दुल्हन ने अपने हथियार से वार किया तो हकुरो बाल बाल बचा। दूसरे वार ने उसे सीधे छाती पर जमकर मारा। हकुरो ने प्रोटैगनिस्ट को चेतावनी दी कि ये मॉन्स्टर्स टीम वर्क के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि प्रोटैगनिस्ट ने सिर्फ एक वार से दुश्मन को खत्म कर दिया। एक और मॉन्स्टर वाल्की के नए स्पेल से हार गया, जबकि मीशा ने तीसरे को मार गिराया। हकुरो हैरान था, क्या यह इतना आसान होना चाहिए? सिस्टम नोटिफिकेशन आया, कैरेक्टर ने परीक्षा पूरी की। उनके सामने कई पोर्टल खुल गए। वाल्की ने कहा कि उनके पास समय नहीं था, उन्हें जल्दी से टावर पर चढ़ना होगा। मीशा सहमत होते हुए बोली कि निचली फ्लोर्स बहुत आसान थीं और उनमें विशेष इनाम नहीं मिलते। प्रोटैगनिस्ट ने पोर्टल ऑफ विजडम चुनने का फैसला किया। ये रास्ता एक स्काउट की मांग करता था, क्योंकि यह जालों से भरा था। रॉथमिलर ने सभी को पीछे न रहने की चेतावनी दी। तभी ब्यॉन के सामने एक विशालकाय मॉन्स्टर प्रकट हुआ, एक अंधेरे से बना भयानक सुअर जैसा जीव। प्रोटैगनिस्ट खून उगलते हुए उठा, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी टीम के सदस्य चारों ओर घायल अवस्था में पड़े थे। मॉन्स्टर ने अपना विशाल पैर जमीन पर पटका, जिससे कंक्रीट चटकने लगा। उन्होंने दूर ऑफ विजडम और फिर दूर ऑफ करज चुना, जिससे वे 12वीं फ्लोर तक पहुंचे। वहां उन्हें एक ट्रोल मिला, 5वें रैंक का जीव जिसे अविश्वसनीय सिरदर्द कहा जाता था।
मॉन्स्टर ने गर्जना करते हुए अपना सारा गुस्सा उन पर निकाला। हकुरो ने पीछे से चिल्लाकर पूछा, क्या ये सचमुच एक ट्रोल है? मीशा भी उतनी ही हैरान थी। प्रोटैगनिस्ट ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए सोचा, यह मॉन्स्टर यहाँ क्यों दिखा? उसे याद आया कि उसने हाल ही में हंस से मुलाकात की थी, शायद ये हंस प्रभाव था। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, कैरेक्टर ने वाइल्ड स्प्लैश स्किल का उपयोग किया। ब्यॉन ने अपनी मेज घुमाते हुए ट्रोल पर हमला किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। ट्रोल के वार ने प्रोटैगनिस्ट की शील्ड को इतनी जोर से मारा कि वह लगभग उसके हाथ से छूट गई। हकुरो ने वेट बैलेंस स्किल का उपयोग करते हुए आगे बढ़कर उसे बचाया, लेकिन ट्रोल के वार ने उसकी शील्ड को चकनाचूर कर दिया। हकुरो खांसता हुआ पीछे हट गया और इमरजेंसी रिकवरी स्किल का उपयोग करते हुए अपनी शील्ड को ठीक किया। ब्यॉन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि उसने हकुरो को पहले ही यह घटिया शील्ड बदलने के लिए कहा था। फिर वह आगे बढ़ा और अपने मेज से ट्रोल पर वार किया, हालांकि मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हुआ। प्रोटैगनिस्ट मॉन्स्टर के पीछे से प्रकट हुआ और अपने साथियों से पूछा कि क्या वे तैयार हैं। दूसरी ओर रॉथमिलर और वैल्की नए हमलों की तैयारी कर चुके थे। वैल्की ने एनहांसमेंट स्किल और आइस स्पीयर का उपयोग करते हुए एक विशाल बर्फ का टुकड़ा बनाया, जबकि रॉथमिलर ने अपने जादुई तीरों से ट्रोल पर निशाना साधा। ट्रोल का ध्यान तुरंत नए विरोधियों की ओर गया। उसने अपने विशाल हाथ से बर्फ के ब्लॉक को चकनाचूर कर दिया। वैल्की डर गया, लेकिन मीशा ने चिल्लाकर कहा कि यह अंत नहीं था। उसने ट्रोल के पूरे शरीर पर अपने सभी स्किल्स का उपयोग करते हुए तेज और सटीक वार किए। इस मॉन्स्टर की त्वचा बहुत मोटी है, मीशा ने चिल्लाया। ब्यॉन ने तुरंत समझ लिया कि मीशा की क्षमताओं से इस दुश्मन को जमाना असंभव था। उसके विचार वैल्की की चीख से टूट गए, हमें पीछे हटना चाहिए। इस डर से हम इसे हरा नहीं सकते। प्रोटैगनिस्ट ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, चुप रहो और लड़ाई पर ध्यान दो। ब्यॉन फिर से मॉन्स्टर के सामने आ खड़ा हुआ। उसने मन ही मन सोचा, भागने का कोई रास्ता नहीं था। यह उनके सामने आई सबसे बड़ी चुनौती थी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ब्यॉन को याद आया कि पिछली बार जब उसने 5वें रैंक के मॉन्स्टर से लड़ाई लड़ी थी, तो उसके पास 6ठे रैंक की जलपरी थी। उसने टेयर ऑफ गॉडेस का भी उपयोग किया था, जिससे वह डेथ नाइट को एक ही बार में हरा पाया था। लेकिन ये ट्रोल बिल्कुल अलग था, उच्च रीजनरेशन और मजबूत डिफेंस वाला। प्रोटैगनिस्ट ने सभी को सावधानी से सुनने को कहा। अब से एक लंबी लड़ाई शुरू होगी। उसने बोला कि हमारे पास कम मौके हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। 15 मिनट बीत गए, लेकिन लड़ाई जारी थी। सिस्टम विंडोज प्रकट होते रहे। वैल्की ने रैंक 8 कर्स वूंड एग्जैसर्बेशन का उपयोग किया। रैंक 9 कर्स स्लो डाउन एक्टिव हुआ। वीकनिंग एसेंस कर्स लागू हुआ। योजना के अनुसार वैल्की केवल कर्सेस पर मना खर्च कर रहा था, जबकि ब्यॉन और हकुरो मोर्चा संभाल रहे थे। रॉथमिलर तीरों से ट्रोल का ध्यान भटकाता रहा और मीशा उस स्थान पर वार कर रही थी जहां ब्यॉन ने इशारा किया था। अचानक ट्रोल ने जोर से चीख मारी और वैल्की की ओर बढ़ा। रॉथमिलर ने आखिरी पल में वैल्की को खींचकर बचा लिया। प्रोटैगनिस्ट ने मन ही मन शाप दिया, ये तो अंधेरे किनारे पर चलने जैसा था। सिस्टम नोटिफिकेशन, कैरेक्टर ने वाइल्ड स्प्लैश स्किल का उपयोग किया। ब्यॉन और हकुरो ने अपनी स्थिति नहीं छोड़ी, केवल रक्षा पंक्ति को समायोजित किया। लेकिन ट्रोल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। एक और वार से प्रोटैगनिस्ट की शील्ड टूटने वाली थी। वैल्की की सांस फूल रही थी, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। मेरे पास सिर्फ 2-3 मिनट का मना बचा है, उसने कांपते हुए जवाब दिया। तो फिर स्लोडाउन का उपयोग बंद कर दो, ब्यॉन ने बोला। उसने अपना पैर जमीन पर पटका, कंक्रीट को तोड़ते हुए। अब उनके पास समय सीमा थी। मीशा, प्रोटैगनिस्ट ने चिल्लाया, ये त्वचा नहीं, हड्डियों पर वार करो। हकुरो ने कवर देते हुए पूछा कि ब्यॉन कहाँ जा रहा था। प्लान बी का समय आ गया है, ब्यॉन ने सोचा। वह मॉन्स्टर के पीछे पहुंच गया और अपने मेज से उस कमजोर स्थान पर वार किया जहां मीशा लगातार हमला कर रही थी। लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। सिस्टम विंडो, ट्रोल ने फ्रेंजी स्किल एक्टिव किया, दर्द अस्थायी रूप से गायब, कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ गई। ट्रोल ने प्रोटैगनिस्ट की शील्ड को उड़ा दिया, जो कुछ मीटर दूर जा गिरी। लेकिन ब्यॉन ने हार नहीं मानी। वह चिल्लाता हुआ मॉन्स्टर की ओर बढ़ा, अपने मेज से बार बार उसी कमजोर स्थान पर प्रहार करता रहा। अंततः उसके प्रयासों ने फल दिया, मॉन्स्टर की मोटी हड्डी और उसके आसपास का मांस पूरे कमरे में बिखर गया। मीशा, अंतिम वार करो, प्रोटैगनिस्ट ने चिल्लाया। मीशा ने अपने फ्रॉस्ट स्किल्स का उपयोग करते हुए मॉन्स्टर की बांह काट दी, जो जमीन पर गिरकर धीरे धीरे जमने लगी। लेकिन ट्रोल ने तुरंत सुपर रीजेनरेशन स्किल एक्टिव कर दिया। कटी हुई बांह फिर से बनने लगी। ब्यॉन ने मन ही मन शाप दिया, ये स्किल वाकई अपने नाम के अनुरूप है, उसने सोचा। अगले 2 मिनट में मॉन्स्टर अपनी बांह पूरी तरह ठीक कर लेगा, उनके पास बस इतना ही समय था। प्रोटैगोनिस्ट ने तेजी से अपना आर्मर उतारना शुरू किया, वह सब कुछ हटा दिया जो आगे की लड़ाई में बाधा बन सकता था। चूंकि सुपर रीजेनरेशन अब शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं हो रही थी, इसलिए युद्ध की रणनीति बदलनी थी। एक सिस्टम विंडो प्रकट हुआ जिसमें लिखा था, कैरेक्टर ने गिगंटी का उपयोग किया है।
अब योजना स्पष्ट थी, अगर वे अगले 2 मिनट में ट्रोल या उसके हार्ट को नष्ट कर देते तो मॉन्स्टर उसे फिर से रीजेनरेट नहीं कर पाता। जैसे ही प्रोटैगोनिस्ट का आकार बढ़ना शुरू हुआ, हुरो हैरानी से जम गया। वह पहले ट्रोल को देखता, फिर ब्यॉन को। अब मॉन्स्टर के सामने एक ऐसा ओपोनेंट खड़ा था जो आकार और शारीरिक बनावट में उससे मेल खाता था। मॉन्स्टर खांसा जब प्रोटैगोनिस्ट ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया। ब्यॉन ने तनाव भरी आवाज में मीशा का नाम लेकर चिल्लाया, मॉन्स्टर की आंखों पर वार करो, फिर उसे काटो ताकि वह अपने ही खून से लथपथ हो जाए। अगले ही पल मीशा ने आदेश का पालन करना शुरू किया। उसने बेतरतीब ढंग से मॉन्स्टर की आंखों पर वार किए, अपनी तलवारों को गहराई तक धंसाती गई। मॉन्स्टर दर्द से चीखा और प्रोटैगोनिस्ट की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा, पर ब्यॉन ने उसकी गर्दन और बाजू को मजबूती से पकड़ रखा था। अब ये लड़ाई सामान्य युद्ध से ज्यादा अराजकता जैसी लग रही थी। ब्यॉन ने मीशा को और ब्लेड गहरे धंसाने का निर्देश दिया। डॉकी और रॉथमालर सहमे हुए ये सब देख रहे थे, जबकि मीशा पहले ही मॉन्स्टर के खून से सनी हुई थी। अचानक जब मीशा ने अपनी तलवार को अधिकतम गहराई तक धंसाया तो वह रुक गई। यह आगे नहीं जा रही, उसने चिल्लाकर प्रोटैगोनिस्ट को सूचित किया। ब्यॉन ने गुस्से में सोचा, क्या तलवार स्कल को भेद नहीं पा रही। उसने 5th रैंक की ताकत को कोसा। दिमाग तक पहुंचो, उसने मीशा को बोला। मॉन्स्टर ने अजीब दिशाओं में हिलना डुलना शुरू किया, मानो किसी सिक्स्थ सेंस के निर्देश पर चल रहा हो। अचानक उसने डॉकी को टारगेट किया, जो स्पेल्स कास्ट करने में सक्षम था। रॉथमालर ने तुरंत डॉकी को उठाया। सावधान, ब्यॉन चिल्लाया। मॉन्स्टर ने जिस जगह डॉकी खड़ा था वहां कंक्रीट को कुचल डाला। मीशा मॉन्स्टर पर चिपकी रहने की कोशिश कर रही थी। प्रोटैगोनिस्ट ने सोचा, क्या ये ट्रोल माना को महसूस कर सकता है। जैसे ही वे जीत के करीब पहुंचे, स्थिति बदल गई। ट्रोल डॉकी का पीछा करता रहा, जिसे रॉथमालर अपने साथ लेकर भाग रहा था। हुरो आगे बढ़ा और मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश की, पर अगले ही पल मॉन्स्टर ने उसे चेहरे पर लात मारी। हुरो खून उबलता हुआ पीछे गिरा। क्या हुरो के पास अब वेट बैलेंस स्किल के लिए एनर्जी नहीं बची? ब्यॉन ने चिंतित होकर सोचा। मीशा ने प्रोटैगोनिस्ट का नाम पुकारा, पर उसने उसे टोक दिया, ट्रोल पर ध्यान दो। लेस ने फिर से मॉन्स्टर की आंखों पर वार शुरू किए। खून की नदियां बहने लगीं। अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, ट्रोल पर लगे कर्सर्स के इफेक्ट्स हट गए हैं। मीशा की आंखों में डर और निराशा छा गई जब उसने एक और साथी को जमीन पर गिरते देखा। प्रोटैगोनिस्ट ने उसे संभाला, जारी रखो। मीशा ने हाल ही में प्राप्त स्किल आइस क्रश का उपयोग किया। सिस्टम विंडो ने इसकी पुष्टि की। मर जा, वह चिल्लाई, अपनी तलवारों से मॉन्स्टर के स्कल को तोड़ने का प्रयास करती हुई। कुछ ही पलों बाद एक और नोटिफिकेशन आया, गिगंटी स्किल समाप्त हो गया है। प्रोटैगोनिस्ट और मीशा दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिरे। मॉन्स्टर हिला। ब्यॉन ने कांपते हुए हाथों से खुद को संभाला। ट्रोल का मुंह लार से भरा हुआ था, आंखों का कोई अता पता नहीं था। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। और फिर अंतिम नोटिफिकेशन प्रकट हुआ, ट्रोल मारा गया। जोड़ 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए। मॉन्स्टर मर चुका था और उन्हें केवल एक अकेला मैजिक क्रिस्टल ही मिला जो उसी जगह पड़ा हुआ था जहां वह गिरा था। ट्रोल के पास न तो कोई एसेंस थी, न ही कुछ और महत्वपूर्ण। ये सब देखकर प्रोटैगोनिस्ट को वास्तविकता का एहसास हुआ। ब्यॉन अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अपनी पूरी लंबाई तक सीधा होकर। इसी समय मीशा, चिंता से भरी हुई, अपने घायल साथियों के पास भागी। उसने रॉथमिला और वाल्की को जगाने की कोशिश की। ब्यॉन को समझ आया कि यह कोई सपना नहीं था और उसके पहले के फैसले की वजह से वाल्की को ये सब झेलना पड़ा। मीशा ने रॉथमिला के कंधे पकड़कर हिलाया, उठो। रॉथमिला ने दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे मत हिलाओ। उसके पास पड़ा हुरो अभी भी बेहोश था। ब्यॉन अपने साथियों की ओर बढ़ा, ये सोचते हुए कि कम से कम रॉथमिला की सिर्फ टांग में चोट आई थी और हुरो बेहोश हो गया था। रॉथमिला ने कहा, हमें वाल्की की हालत देखनी चाहिए। प्रोटैगोनिस्ट समझ गया कि असली समस्या वाल्की के साथ थी। वह एक अप्राकृतिक मुद्रा में पड़ा था, उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मीशा ने उसका नाम पुकारा, फिर प्रोटैगोनिस्ट की ओर मुड़कर पूछा, हम क्या करेंगे? वह सांस नहीं ले रहा। मीशा वाल्की के पास घुटनों के बल बैठ गई, डर से कांपते हुए और रोते हुए। ब्यॉन ने शांत आवाज में उसे वहां से हटने को कहा और अपने बैकपैक से एक पोशन की शीशी निकाली। उसने वाल्की के मुंह में पोशन डालना शुरू किया, ये जानते हुए कि यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय था। वाल्की एक साधारण इंसान था, एक कमजोर मेज। इस लड़ाई में उसकी रीढ़ लगभग आधी मुड़ गई थी और उसका पैर भी टूट चुका था। आंतरिक चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसके मुंह और नाक से अभी भी खून बह रहा था। प्रोटैगोनिस्ट ने मन ही मन खुद को कोसा, मुझे उस एडवांस पोशन को आइस केव में बर्बाद नहीं करना चाहिए था। तभी रॉथमिला ने एक और पोशन की शीशी ब्यॉन की ओर बढ़ाई, इसे वाल्की को पिला दो। मैंने इसे आपातकाल के लिए खरीदा था। ब्यॉन ने हैरानी से देखा, क्या यह सच में एडवांस पोशन है? उन्होंने वाल्की को पोशन पिलाई, उसके टूटे हाथों और रीढ़ को सही स्थिति में लाने की कोशिश की। ब्यॉन ने कहा, अब उसे बेहतर महसूस होना चाहिए।
वैल्की का चेहरा पीला पड़ चुका था, पर उसकी मुस्कान ने सबको आश्वस्त किया कि वह ठीक हो जाएगा। मीशा ने आंसू पोंछते हुए ब्यॉन से कहा, हम सब बच गए। कोई नहीं मरा। वह खुशी से रो पड़ी। लेकिन प्रोटैगोनिस्ट के मन में खुशी नहीं थी। वह जानता था कि वे सिर्फ इसलिए बच पाए थे क्योंकि उन्हें भाग्य का साथ मिला था। उसने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। भाग्य हमेशा साथ नहीं देगा। कुछ देर बाद हुरो होश में आया। वह बैठ गया और थकी हुई आवाज में बोला, हम सब बच गए। रॉथमिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें मंदिर में कुछ चढ़ाना चाहिए। शायद भगवान ने ही हमें बचाया है। ब्यॉन ने सिर झुकाकर माफी मांगी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ट्रोल अंत में ऐसा करेगा। हुरो ने उससे टोका, तुम्हारी वजह से हम जिंदा हैं। रॉथमिला ने हंसते हुए कहा, तुमने सही फैसले लिए। तभी वैल्की ने हल्की सी आह भरी। मीशा तुरंत उसके पास पहुंची, क्या तुम ठीक हो? वैल्की ने थकी हुई आवाज में पूछा, क्या तुम लोग ठीक हो? मीशा ने जवाब दिया, हम सब ठीक हैं। हिलना मत। वैल्की ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। मीशा ने उसे फटकारा, मूर्ख। हम भी तुम्हारे लिए यही कहना चाहते थे। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। हुरो ने मजाकिया अंदाज में कहा, इस लड़ाई के बारे में बताने से कोई यकीन नहीं करेगा। मीशा ने निराश होकर कहा, हमें एसेंस तक नहीं मिली। रॉथमिला ने सबको याद दिलाया, लेकिन हम जिंदा हैं। ब्यॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। मीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, रॉथमिला, तुमने एडवांस पोर्शन खर्च कर दी। हम सब मिलकर तुम्हें पैसे देंगे। रॉथमिला हंसा, क्या तुम्हें लगता है मैं इतना उदार हूं? मीशा ने ब्यॉन की ओर मुड़कर पूछा, अब हम क्या करेंगे? हुरो और रॉथमिला खुशी खुशी बातें करते हुए हंस रहे थे। प्रोटैगोनिस्ट ने मीशा से पूछा कि उसका क्या मतलब है। मीशा ने उत्तर में पूछा, क्या हम आगे नहीं बढ़ेंगे? ब्यॉन ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? हम तब तक यहीं रुकेंगे जब तक लैबिरिंथ बंद नहीं हो जाता। उसने खुद को याद दिलाया कि वह इस टीम का लीडर था। मीशा शर्मा गई और बोली, हाँ मुझे अब याद आया। प्रोटैगोनिस्ट ने नाराजगी से ट्रोल को कोसा, इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि लैबिरिंथ बंद हो चुका है और सभी कैरेक्टर्स को रेपर डोनिया ट्रांसफर कर दिया गया था। एक हफ्ते बीत चुका था और उनका छठा अभियान समाप्त हो गया। उसी शाम ओरन सही जगह पर पहुंची। वह शर्माते हुए मुस्कुराई, क्या ये वाकई यहाँ है? वह उस पल का इंतजार नहीं कर पा रही थी जब वह उसे फिर से देख पाएगी। शहर लौटते ही वे सीधे मंदिर पहुंचे। डॉकी को उनकी बाहों में ले जाया गया। लीज के मंदिर में थोड़े ही समय में डॉकी ठीक हो गया और अपने पैरों पर खड़ा होकर बोला, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। हुरो, जो उसके बगल में चल रहा था, खुशी से हंस पड़ा। मीशा ने खुशी से उसका नाम पुकारा। ब्यॉन ने सोचा कि यह दैवीय शक्ति का ही कमाल था, क्योंकि कोई भी अब इतनी जल्दी काम नहीं कर सकती थी। रॉथमिला ने कहा, इसमें उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। उसने चिंतित होकर वैल्की से पूछा, क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? वैल्की ने मुस्कुराते हुए अपने सिर के पीछे हाथ फेरा और कहा, चिंता मत करो, अगर मैं चाहूं तो अभी लैबिरिंथ में जा सकता हूं। रॉथमिला ने राहत की सांस ली। मीशा ने भी कहा, यह बहुत अच्छा है। ब्यॉन ने आगे कहा, अगर ऐसा है तो हम 2 दिन बाद फिर मिलेंगे। अभी सभी को आराम करना चाहिए। अलग होते समय ब्यॉन ने सोचा कि उन्हें ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स नहीं मिल पाए थे। उन्होंने तय किया कि टास्क के पैसे मिलने के बाद ही उन्हें बांटेंगे, और फिर भी हर एक को सिर्फ 4 लाख स्टोन्स ही मिलेंगे। वह नाराजगी से ट्रोल के बारे में सोचने लगा, जिसने एसेंस तक नहीं दी थी। तभी मीशा ने मुस्कुराते हुए उसका नाम पुकारा और पूछा, अब तुम क्या करने वाले हो? प्रोटैगोनिस्ट ने जवाब दिया, हमें अलग नहीं होना चाहिए। हमें अभी नहाना चाहिए। मीशा शर्मा गई और उसने हैरानी से पूछा, क्या साथ में? ब्यॉन ने शांत भाव से कहा, हम लैबिरिंथ में काफी आराम कर चुके हैं। तुम भागने के बारे में सोच भी मत। मीशा ने नाराजगी से देखा, पर फिर बोली, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद जब वे ब्यॉन के कमरे में पहुंचे तो मीशा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम पहले ही नहा चुके हो? ये तो बहुत जल्दी हो गया। प्रोटैगोनिस्ट ने कहा, तुम आराम से नहा सकती हो। मुझे कुछ समय चीजों को व्यवस्थित करने में लगेगा। मीशा मुस्कुराई, सचमुच? ब्यॉन ने सिर हिलाया और मेज पर चीजें रखने लगा। मीशा खुश होकर बाथरूम की ओर चली गई। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। बाहर एक आदमी खड़ा था जिसने पूछा, क्या ब्यॉन यैंडल अंदर है? ब्यॉन ने दरवाज़ा खोला और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? वह आदमी घबरा गया और बोला, मैं एक्सप्लोरर्स गिल्ड से हूँ। एक बार्बेरियन, शैरन तारो, ने आपसे गवाही देने को कहा है। उसका कहना है कि आप कंफर्म कर सकते हैं कि वह मरॉडर नहीं है। ब्यॉन सुनकर जम गया। उसे समझ आया कि छोटे बार्बेरियन को मुसीबत में फंसाया गया था। वह तुरंत अंदर गया और मीशा से चिल्लाया, आज के सारे प्लान कैंसिल। मुझे गिल्ड जाना पड़ेगा। मीशा ने नाराजगी से पूछा, यह क्या मतलब है? क्या तुम मुझे समझा नहीं सकते? ब्यॉन ने जल्दी से जवाब दिया, तुम घर जाओ या नहाती रहो।
मुझे शैरन की वजह से जाना है। इतना कहकर उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। मीशा गुस्से से कांप रही थी। उसने जोर से चिल्लाया, क्या इतना बताना भी मुश्किल था। उसकी चीख इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे वह दरवाजे को अपनी आवाज़ से तोड़ देगी। प्रोटैगोनिस्ट अपने कमरे से निकला और उस आदमी से कहा कि उन्हें अभी चलना चाहिए। वह आदमी असहज होकर सहमत हो गया। इसी बीच नौवे जिले में भी चहल पहल थी। इरविन उत्साहित होकर घरों के बीच दौड़ रही थी, जल्दी में कहीं जा रही थी। वह भारी सांसें ले रही थी, ये सोचकर कि वह जानती थी कि वह जीवित है। वह यानी प्रोटैगोनिस्ट, जिसकी जिंदा होने की खबर ने कुछ दिन पहले ही उसे खुशी से चमका दिया था। जादूगरनी के जंगल में इरविन की बहन टर्सा ने हाथ कमर पर रखकर पूछा, क्या तुम समझती हो? तुम्हें चौथे फ्लोर तक का रास्ता खोजना चाहिए, भले ही तुम पेशेवर स्काउट नहीं हो। इरविन ने पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं माना की आवाज़ें सुनूं? टर्सा ने कहा, नहीं, पोर्टल की आवाज़ें सुनो। इरविन ने आंखें बंद की और तुरंत हल्की जादुई धारा महसूस की। उसने सही दिशा में उंगली उठाई और कहा, हमें वहां जाना चाहिए। टर्सा मुस्कुराई, अच्छा है, चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों बहनें आत्मविश्वास से पोर्टल की ओर बढ़ने लगीं। जैसे ही इरविन पोर्टल के पास पहुंची, माना की आवाज़ें तेज होने लगीं। वह टर्सा की ओर देखकर कुछ पूछने ही वाली थी कि अचानक उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, प्रोटैगोनिस्ट की आवाज़। इरविन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह तुरंत भागने लगी। टर्सा ने उसे रोकने की कोशिश की, पर इरविन नहीं रुकी। वह बस उस आवाज़ के बारे में सोच रही थी, कठोर पर गर्मजोशी से भरी। इरविन तेजी से दौड़ती हुई डेड फॉरेस्ट को पार कर गई। उसे यकीन था कि यह आवाज़ उसी की थी। जब वह पोर्टल के पास पहुंची तो उसने प्रोटैगोनिस्ट की एक झलक देखी, जो पहले ही अंदर जा रहा था। रुको, उसने जोर से चिल्लाया। प्रोटैगोनिस्ट ने पलट कर देखा, पर पोर्टल ने उसे तुरंत अंदर खींच लिया। इरविन ने फिर कोशिश की, पर वह गायब हो चुका था। टर्सा ने आखिरी पल में उसे पकड़ लिया। तुम क्या कर रही हो? तुम जानती हो कि चौथे फ्लोर पर तुम्हें मारऑर्डर समझा जा सकता है। इरविन ने आंखें बंद कर लीं, पर वह वहीं था। इरविन शहर की सड़कों पर चलते हुए सोच रही थी, उसे नहीं पता था कि बजॉन इतना मशहूर हो गया है। हर कोई उसके लिटिल बुलान निकनेम के बारे में जानता था। जब वह उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो उसका दिल धड़क रहा था। मैं माफ़ी मांगूंगी, उसने सोचा। दरवाज़ा खटखटाया। खोलने वाली कोई और थी, मीशा, जिसके बाल गीले थे। तुम कौन हो? इरविन ने हैरानी से पूछा। मीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, बजॉन नहाकर अभी अभी गया है। क्या तुम उसकी मेहमान हो? इरविन का दिमाग घूम गया। क्या वे साथ रहते हैं? उसने जवाब दिया, मैं अंदर इंतज़ार कर सकती हूँ। मीशा ने उसे अंदर बुला लिया। कमरा देखकर इरविन ने कहा, मैं समझ गई। मीशा ने पूछा, क्या तुम भी रिसर्चर हो? इरविन ने मुट्ठियां बंद कर लीं। मुझे पता है बजॉन ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसका चेहरा काला पड़ गया। सिर्फ उसी को सज़ा मिलनी चाहिए जो उस चीज़ को चलाता है जो उसकी नहीं है ना? मीशा हैरान होकर उसे देखती रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि इरविन का क्या मतलब था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले और डेली माहवा कंटेंट को हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें।